नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। आप देख रहे हैं साइंस बाय राजकुमार। तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि नेक्स्ट क्लास जो आपका होगा वो टॉप 300 का बायोलॉजी का क्वेश्चंस आएगा, जिसमें से कि सेल और टिश्यू चैप्टर को कवर किया जाएगा। मैंने आपके लिए 25 दिन 25 मैराथन जो चला रखा है, उसमें से 3 क्लास अभी हुआ है। तो मैंने सोचा कि प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने क्लास को स्टॉप किया और थोड़ा सा आपके लिए मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन को प्रयास के लाने का। और मेरा तबीयत भी थोड़ा ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया। नहीं तो मैं सोचा था कि थोड़ा सा और 5-6 क्लास होता तब मैं प्रैक्टिस करता, लेकिन नहीं। चलो कोई बात नहीं, जैसे जैसे मैं आपको करा रहा हूँ बस वैसे वैसे आप करते जाइए। फिर एग्जाम में भी आपके वहाँ साथियों फोड़ दीजिएगा साइंस के क्वेश्चन को। 25 आउट ऑफ 25 आपका कोई नहीं काट सकता, समझ गए ना। 25 एक मिनट 25 आउट ऑफ 25 आपका कोई नहीं काट सकता है, ठीक है ना। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। वो बच्चे लाएंगे जो हमसे लास्ट तक जुड़े रहेंगे। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाई, वो सब क्या ही देख रहे हो। इतना सारा चीज़ आपको मिल रहा है तो आपका सब्सक्राइब करना बनता है। और लाइक करके वीडियो को अभी से स्टार्ट कर दो। और कुछ कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, मतलब कॉपी पेन लेके बैठ जाना। उसमें कुछ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर बताऊंगा तो उसको जरूर नोट करना, समझ गए ना। तो चलिए हम क्या करते हैं मेरे भाई, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी साइंस का नोट्स मेरे भाई जो लेना चाहते हैं उसके लिए, क्योंकि मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, इस पे मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो थ्योरी वाला क्लास मैं आपको करा रहा हूँ सेम वही आपको नोट्स मिलेगा। और रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट आपके लिए हमारा पीडीएफ है, क्योंकि रिवीजन करने के लिए आप तो देखोगे नहीं। जैसे मैं आपको ये करा रहा हूँ कोशिका और ऊतक का, तो ये उसी को ज़्यादा फायदा होगा जिन्होंने हमारा थ्योरी वाला क्लास देखा और उस पीडीएफ से रिवीजन करके आए। समझ गए ना बात को। चलिए, तो नंबर आपको दिया होगा, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। 99 रुपये में आपको ये मिलेगा कंप्लीट पीडीएफ। तैयारी के लिए मेरे भाई जी जान लगा दो, ज़्यादा मत सोचो। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और इसका पीडीएफ मैं जो है टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ये पीडीएफ आपका टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। टेलीग्राम का नाम क्या है, साइंस बाय राजकुमार। टेलीग्राम का नाम क्या है, साइंस बाय राजकुमार, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। बिल्कुल सही बात है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। देखिए मेरे भाई, आपको पता है ग्लूकोज सूत्र क्या होता है, C6H12O6 यही होता है। अगर ग्लूकोज का विघटन का मतलब क्या हुआ कि सर इसके पास ऑक्सीजन दे दीजिए ना, ये टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा, ये टूट जाएगा आपका CO2 में टूट जाएगा, H2O में टूट जाएगा और आपका ऊर्जा में टूट जाएगा। तो विघटन के लिए, विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। देखिए विघटन हुआ तो यहाँ पर ऊर्जा बना। तो कह रहा है कि विघटन के लिए क्या जरूरत है, तो ऑक्सीजन जरूरत है। क्योंकि जब तक ग्लूकोज के पास ऑक्सीजन नहीं देंगे तो आपका ये नहीं टूटेगा, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए, क्या कह रहा है, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है। तो ये आपका क्या होता है मेरे भाई, ATP होता है। क्या होता है, ATP फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अच्छा, ATP हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ये होता है हमारे सूत्रकणिका से प्राप्त। अब बोलेंगे सर सूत्रकणिका क्या है, तो मेरे भाई माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या बोलते हैं, सूत्रकणिका बोलते हैं, समझ गए ना। चलिए, तो ATP के लिए जो अधिकांश ऊर्जा मुद्रा क्या होती है, ATP होती है। और ये ATP हमें कहाँ से प्राप्त होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से। क्योंकि जो श्वसन वाला आपका क्रिया है वो आपका अंतिम चरण वायवीय श्वसन का अंतिम चरण माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पढ़िए आप। निम्नलिखित में से, देखिए में मिटा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्राकियों, यानी कि इसको प्रोकैरियोट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट बोलेंगे, में मौजूद नहीं होता। अब देखो मैंने आपको बताया था कि कोशिका के संरचना के आधार पर, क्या बताया था, कोशिका के संरचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है, एक आपका होता है प्रोकैरियोट्स, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, एक होता है प्रोकैरियोट्स और दूसरा मेरे भाई क्या होता है, दूसरा आपका होता है यूकैरियोट्स। मैं शॉर्ट में सिर्फ लिख रहा हूँ। प्रो मतलब प्रोकैरियोट्स, यू मतलब यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स सर कोशिका क्या होती है, जिसका केंद्रक अच्छे से विकसित नहीं होता है, उसमें कोई भी अंग जो है झिल्ली युक्त नहीं होगी, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोट्स कोशिका। और जो यूकैरियोट्स कोशिका है वो क्या होता है, विकसित कोशिका होता है, उसके पास सभी अंग, कोशिका के जितने भी अंग सारे अंग होंगे। जैसे हम लोग में जो कोशिका है वो यूकैरियोट्स है, पौधे में जो कोशिका है वो यूकैरियोट्स है, समझ गए ना। तो कहना कि इसमें कह रहा है कि कौन सा कोश के घटक प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। देखो मेरे भाई, कोशिका द्रव्य, देखो अब कोशिका है तो कोशिका द्रव्य होगा, ये कंपलसरी, ये तो होगा। बात करते हैं राइबोसोम। देखो राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक होता है 70S वाला राइबोसोम, एक होता है 80S वाला राइबोसोम।
तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में 70S वाला राइबोसोम होता है और यूकैरियोट्स में 80S वाला राइबोसोम होता है। तो राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में होता है, तो राइबोसोम भी होता है। कोशिका भित्ति बात करें, देखिए जो आपका बैक्टीरिया होता है जिसको हम जीवाणु बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीवाणु बोलते हैं। जीवाणु क्या है, जीवाणु क्या प्रोकैरियोट है। जीवाणु की कोशिका कैसी होती है, एक कोशिकीय होती है, उसके साथ साथ वो प्रोकैरियोट्स भी हैं। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति मैंने बताया था कि पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, मतलब है जीवाणु कोशिका भित्ति है तो कोशिका भित्ति भी होती है। तो इसमें बच क्या गया, केंद्रक। केंद्रक झिल्ली जो है प्रोकैरियोट्स में नहीं होती है। भाई केंद्रक ही नहीं होती है तो केंद्रक झिल्ली कहाँ से हुई, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडित की प्रक्रिया कहाँ पर होती है। देखिए इसमें थोड़ा सा श्वसन का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन कोशिका वाला बात आ रहा है तो कोशिका वाले चैप्टर में इसको हम कंप्लीट करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा, थोड़ा सा समय लूंगा मैं आपको समझाने के लिए। देखिए कह रहा है कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है। ये अभी कहाँ है, कोशिका में है, क्योंकि बोल रहा है ना कोशिका में। कोशिका में जो ग्लूकोज है वो किस में टूट रहा है, कोशिका का ग्लूकोज कितना कार्बन का है, 6 कार्बन का है। ये टूट रहा है 3 कार्बन में, और 3 कार्बन का नाम फिर क्या हो जा रहा है, पायरुवेट हो जा रहा है। पायरुवेट का सूत्र मेरे भाई होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये होता है C3H3O-। ये आपका पायरुवेट का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, लिख लो कहीं नोट पर, ठीक है ना। ये पायरुवेट का फॉर्मूला होता है। तो ग्लूकोज पायरुवेट में कैसे टूटा, ग्लूकोज किसके पास है, कोशिका के पास। ये बोल रहा है ना कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज जो है, ये 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडित हो जा रहा है। लेकिन ये विखंडित हो कहाँ रहा है, देखिए जैसे ही ग्लूकोज के पास ऑक्सीजन आता है, अब इसके पास ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, तो इसके पास ऑक्सीजन ब्लड पहुँचाएगा। फेफड़ा में जो वायु कुपिका होती है, वायु कुपिका में ब्लड होता है, और वायु कुपिका में जो ऑक्सीजन होता है वहाँ से ऑक्सीजन को ब्लड उठाकर सभी कोशिकाओं के पास भेज देता है। क्यों भेजता है, क्योंकि कोशिकाओं के पास जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को विखंडित करना है, और ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के विखंडित नहीं होगा, समझ गए। तो इसलिए जो है ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, ग्लूकोज के पास, ये ग्लूकोज कहाँ है, ये कोशिका के पास है। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, ऑक्सीजन आया है इस ग्लूकोज को विखंडित करने के लिए, तोड़ने के लिए, जलाने के लिए, इसको मरोड़ने के लिए। तो इस ऑक्सीजन को कौन लाया, ब्लड लाया है, और ब्लड का आरबीसी वाला पार्ट इसको लाया है। तो जैसे इसको लाते हैं तो ये आपका टूट जाता है किसमें, ये टूट जाता है पायरुवेट में। किसमें टूट जाता है, पायरुवेट में। पायरुवेट में टूट जाता है। और पायरुवेट का फॉर्मूला क्या होता है, पायरुवेट का फॉर्मूला होता है C3H3O-। तो कह रहा है कि ग्लूकोज जो कह रहा है मेरे भाई कि ग्लूकोज के साथ जैसे ऑक्सीजन आया तो विखंडित हुआ, और विखंडित होकर जो है ये टूट गया पायरुवेट में। पायरुवेट कितना कार्बन वाला परमाणु है, 3 कार्बन वाला परमाणु है। ग्लूकोज पहले 6 कार्बन वाला परमाणु था, लेकिन ये जैसे विखंडित हुआ, विखंडित कैसे हुआ, जब इसके पास ऑक्सीजन आया तो विखंडित हुआ, या आप ऑक्सीकृत बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण हुआ इसका। तो ये किस में टूट गया, पायरुवेट में, जो कि एक 3 कार्बन वाला परमाणु है। तो ये प्रक्रिया कहाँ हुई, तो ये प्रक्रिया मेरे भाई होती है कोशिका द्रव में। कहाँ होती है, कोशिका द्रव में होती है प्रक्रिया। कहाँ होती है, कोशिका द्रव में होती है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। कोशिका द्रव में होती है। अच्छा, अगर मान चले आगे पूछ लेता कि ये जो पायरुवेट है ये आगे जाके और टूटेगा, ये पायरुवेट जाके अब टूट जाएगा किसमें, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इस पायरुवेट में और जब ऑक्सीजन देंगे तो ये आपका किस में टूट जाएगा, जाके आगे ये आपका टूट जाएगा ऊर्जा में, और आपका जल में, और आपका ऊर्जा, जल और आपका कार्बन डाइऑक्साइड में। वो प्रक्रिया कहाँ होगी, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। वो प्रक्रिया कहाँ होगी, वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, ठीक है ना। सुनो ध्यान से, ये श्वसन वाला पूरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। ग्लूकोज के पास ऑक्सीजन आया, ये टूटा पायरुवेट में। कहाँ पर हुआ, ये कोशिका द्रव में हुआ। फिर से पायरुवेट जो है किस में टूटेगा, CO2 + H2O + ऊर्जा, और वो कहाँ होगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। समझ गए ना। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव होगा। क्या होगा, कोशिका द्रव। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ से देख लेते हैं। ग्लूकोज के साथ जैसे ऑक्सीजन आया, क्या बना, पायरुवेट बना, 3 कार्बन वाला परमाणु यौगिक बना। यहाँ पर यह प्रक्रिया कोशिका द्रव में हुई। कहाँ हुई, कोशिका द्रव में। अब इस प्रक्रिया का नाम क्या है, देखो इस चीज़ को लिख लो मेरे भाई। हालांकि श्वसन वाले में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जब पढ़ रहे हैं तो अभी लिख लो, जानकारी पहले ही आपको हो जाएगी तो अच्छी बात है ना। ग्लूकोज ऑक्सीजन के सापेक्ष में टूटा या विखंडित हुआ, कहाँ पर, कोशिका द्रव में। बना क्या, पायरुवेट बना, 3 कार्बन वाला परमाणु, 3 कार्बन वाला परमाणु बना, 3 कार्बन वाला जो यौगिक वाला परमाणु, जो ही बोल लीजिए आप। तो ये प्रक्रिया कहाँ हुई, कोशिका द्रव में। और यह प्रक्रिया कहलाई क्या, इस प्रक्रिया को बोलेंगे क्या, इस प्रक्रिया को बोलेंगे ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिसिस।
ग्लाइकोलिसिस बोलेंगे। श्वसन वाले में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर चूँकि कोशिका से रिलेटेड है इसलिए इसको हम देख ले रहे हैं। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज है, लिसिस मतलब टूटना, तो ग्लूकोज ही ना टूट रहा है पायरूवेट में। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला परमाणु है और यहाँ पर 3 कार्बन वाले परमाणु में टूट रहा है, तो टूट रहा है। लिसिस मतलब टूटना, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज टूट रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका द्रव में, और यह प्रक्रिया ग्लाइकोलिसिस कराएगी। तो पूछ देगा ग्लाइकोलिसिस क्या है, तो कुछ नहीं बोलना, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरूवेट में टूटना ही क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। और यह प्रक्रिया होती कहाँ है, कोशिका द्रव में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की जो है उप इकाई क्या है। उप इकाई मतलब सब यूनिट क्या है। देखिए प्रोकैरियोट, आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक क्या है, जिस कोशिका केंद्रक अच्छे से विकसित नहीं होते हैं वो आपके क्या होते हैं मेरे भाई, वो आपके क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो इसके सब यूनिट आप सीधा डायरेक्ट याद रख लो, ये आपके क्या होंगे, ये आपको हो जाएंगे 50S और 30S। क्या होंगे, 50S और 30S इसके मेरे भाई हो जाएंगे। बाकी इसमें आपको जो ज़्यादा और बातें इसमें ध्यान नहीं रखना, ज़्यादा और बात इसमें ध्यान आपको नहीं रखना, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि इस टाइप के जो प्रश्न, ये जो प्रश्न आपका ये कभी कताल एकदम हुआ किसी को एकदम बहुत हार्ड बनाने के लिए पूछने के बाद पूछ लिया, ये सब आपको कहीं भी एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा। ये सब वो अपने मन से जानबूझ कर ऐसा हार्ड दे देगा ना, एकदम नीट वाला प्रश्न सब दे देगा, ये आपको कोई टीचर भी सब नहीं कराएगा, समझ ना, है ना, समझ गए ना बात को। तो ये सब से डरना नहीं, सर ये तो प्रश्न हमें कभी देखा ही नहीं है। तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको जो है बिल्कुल ही वो जानबूझ के हार्ड देता है कि नहीं भाई पूरा अगर हम अच्छी से दे देंगे सब बना लेगा, तो जानबूझ के हार्ड देता है, और हार्ड देगा तो वो नॉर्मलाइजेशन भी करेगा आपको। ऐसा मत समझो कि 25 क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन उसमें हार्ड दे दिया तो सभी लोग, कोई नहीं बनाएगा उसको, गिने चुने किसी का तुक्का से लग गया तो लग गया, जिसको एक्सपीरियंस है, समझ गया बात को ना। चलिए, तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन देगा, चिंता आप मत करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्राकेंद्रिक कोशिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख। प्राकेंद्रिक कोशिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन करिए। यानी कि कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जो है क्या गलत है, कह रहा है क्या इसमें गलत है। देखिए मेरे भाई यहाँ पर झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी। अब देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब क्या होता है, सर जिसके केंद्रक अच्छे से विकसित नहीं होते हैं। अब जब केंद्रक ही विकसित नहीं होते हैं तो झिल्लीबद्ध कोशिका का ये होगा, तो ये ऑप्शन तो गलत हमारा है। अभी देखते हैं, अत्यधिक छोटा आकार बिल्कुल सही है, एकल गुणसूत्र बिल्कुल सही। इसका नाभिक क्षेत्र केंद्रकाय कहलाता है। मैंने बताया था कोशिका बारे में, जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसका जो नाभिक क्षेत्र विकसित होता है कहाँ होता है, कोशिका द्रव में, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका केंद्रकाय कहलाता है। तो ये सही है। एकल गुणसूत्र होता है, ये भी सही है। अत्यधिक छोटा, काफ़ी छोटा होता है प्रोकैरियोटिक सेल, ये भी सही है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी, भाई इसमें झिल्लीबद्ध कोई भी अंग नहीं होता है। तो गलत पूछा तो गलत आपका, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई, जब एटीपी में कह रहा है, जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। ये सब डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, इसको ये सब डायरेक्ट डाटा है, तो ये ध्यान रखना मेरे भाई आपका 30.5 किलो मोल जो है ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। ये सब डायरेक्ट याद करने वाला प्रश्न, जिससे याद करेंगे ना भारत की राजधानी नई दिल्ली, उसी तरह आपको ये ध्यान रखना है कि जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, 30.5 किलो मोल ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। समझ गए ना बात को। चलिए तो आगे बढ़ें क्या, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस कोशिका घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। कोशिका के प्रोटीन के कारखाने किसको बोलेंगे, मैंने अच्छे से पढ़ा है, राइबोसोम। राइबोसोम बताइए तो कहाँ पर होता है, किसका पार्ट है, सर ये ईआर का पार्ट है। किसका पार्ट है, ईआर का पार्ट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका पार्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका आरईआर और एक होता है आपका एसईआर। किसका पार्ट है, ये आरईआर का पार्ट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये पार्ट है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पर ऊपर दाने दाने संरचना पाए जाते हैं, जिसे राइबोसोम कहते हैं, जो प्रोटीन बनाने का क्या करता है, कार्य करता है। और एसईआर क्या करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जाल का ये वसा लिपिड बनाने का कार्य करता है। समझ गए बात को ना। और जो ईआर जो भोजन बनाया, ईआर क्या बनाया सर, प्रोटीन बनाया, क्या बनाया, प्रोटीन बनाया और वसा बनाया, ये दोनों बनाया ना। प्रोटीन तो आरईआर बना दिया और वसा ये बना दिया। अभी प्रोटीन वसा जो आखिर बनाया तो ईआर ही है ना, इसी का दोनों पार्ट है ना। तो ये जो प्रोटीन वसा बनाया है, इन दोनों का पैकेजिंग कौन करता है, गोल्जी का है। ये भी ध्यान रखना, मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही टॉप 300 नहीं करा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। टॉप 300 में ये सब भी इंक्लूड है। तो बोलेगा कि ईआर द्वारा बनाए गए भोजन प्रोटीन और वसा का संचय कौन करता है, पैकेजिंग कौन करता है, तो गोल्जी का है।
समझ पाए बात को? चलिए आगे बढ़ें। निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा है? देखिए पावर हाउस बोलिए या पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का बिजली घर तो वो आपका क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। हिंदी में क्या बोलेंगे? सूत्रकणिका। ठीक है ना? जो आपका मैंने बताया ना कि जो आपका जैसे कि अभी शुरू से एक बार फिर से हम लिख देते हैं, एक बार फिर से लिख देते हैं। देखिए ये ग्लूकोज है C6H12O6, ये ग्लूकोज है। इसके पास ऑक्सीजन आया और ये प्रक्रिया हुई कहाँ? ये प्रक्रिया हुई कोशिका द्रव में। कहाँ हुई है? कोशिका द्रव में हुई। कोशिका द्रव में हुए क्या बना? इससे बना पायरुवेट। क्या बना? पायरुवेट बना। ठीक है ना? और फिर ये पायरुवेट जो है, पायरुवेट किस में बनेगा? ये बन जाएगा आपका CO2 प्लस ऊर्जा प्लस H2O, ये आपका बन जाएगा। और यह प्रक्रिया कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। ठीक है ना? ध्यान रखना। और जो ऊर्जा मिली है, ये ऊर्जा किस रूप में मिलती है? एटीपी के रूप में। किस रूप में? एटीपी के रूप में। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो वही बोल रहा है कि एटीपी कहाँ मिलता है हमको? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हमें ऊर्जा मिल रहा है ना भाई, ऊर्जा मिल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया से, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कह रहे हैं भाई। पावर हाउस है वो, उससे ऊर्जा मिल रहा है। समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकाओं को आत्मघाती थैली कहते हैं? देखिए आत्मघाती थैली मतलब क्या? सुसाइड बैग, लाइसोसोम। लाइसोसोम आपको बताए थे कि लाइसोसोम जो मेरे भाई है, लाइसोसोम जो मेरे भाई है, ये आपका जो है क्या करता है? इसके पास एक खतरनाक एंजाइम होता है। इसके पास क्या होता है? एक खतरनाक क्या होता है? एंजाइम होता है। देखता है कि कोशिका के अंदर कुछ कोशिकाएं मर गए है ना, या किसी तरह नष्ट हो गए, चोट फोट लगने से वो गिर गए, मर गए, तो अब वहाँ गंदगी फैल गई, तो उन सभी को क्या करता है? साफ सफाई करने का कार्य करता है। यानी कि कोशिका के अंदर गंदगी रहने नहीं देता है। कौन? लाइसोसोम। देखता है कि कोशिका के अंदर गंदगी है, कोई मर गया है, तो लाइसोसोम खुद फट जाएगा। लाइसोसोम क्या है? खुद फट जाएगा, अपने आप को मार लेगा। और जब ये मर जाएगा खुद अपने आप, तो इससे एक एंजाइम निकलेगा, जल अपघटक एंजाइम बोल लीजिए या खतरनाक रसायन एंजाइम बोल लीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना? तो आपका क्या होगा? वो जो एंजाइम निकलेगा जिससे साफ हो जाएगा पूरा कोशिका के अंदर जो मरा हुआ पार्ट था। ठीक है ना? तो इसीलिए लाइसोसोम को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग। इसकी खोज 1958 में किसने की थी? डी डुबे ने की थी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? देखिए मैंने आपको बताया था मेरे भाई कि ER जो है, ER कितने प्रकार का है? ER 2 प्रकार का। ER कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक होता है SER और एक होता है RER। ठीक है? SER का मतलब क्या होगा? जो चिकना वाला है। RER का मतलब क्या हो गया? जो खुरदरा वाला है। ठीक है ना? तो SER जो मेरे भाई है, जो हमारे जो कशेरुकी होते हैं, मैंने आपको बताया था कशेरुकी सर मतलब क्या है? जैसे हम लोग कशेरुकी वर्टिब्रेट्स जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उसे कशेरुकी कहते हैं। तो कशेरुकी जो प्राणी हैं, जैसे हम लोग होंगे, है ना, तो उसके लीवर में ये SER क्या करता है? SER मौजूद होता है। और ये क्या करता है? जो भी हम जहरीले पदार्थ खा लेते हैं, विष वाला पदार्थ खा लेते हैं, जैसे अल्कोहल खा लेते हैं या जंक फूड वगैरह खा लेते हैं, उसमें बेकार चीज़ें जो रहती है, उन सब से सुरक्षा देता है हमको, उन सब से बचाता है। कौन? हमारा ये SER। कौन बचाता है? SER। अब चूंकि SER ऑप्शन है नहीं, तो SER का किसका पार्ट है? ये ER का पार्ट है, अंत प्रद्रवी जालिका, ये अंतर हो जाएगा। समझ गए? यानी कि जो विष वाला पदार्थ है ना, जो विष वाला पदार्थ है, उसको क्या करेगा? उसको ये क्या करेगा? अविषाक्त करेगा। अविषाक्त मतलब विष मतलब जहर होता है, इसके प्रभाव को कम करेगा। कौन? SER। अब चूंकि SER ऑप्शन है नहीं, तो ER हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती है? देखिए अब बोलेंगे सर ये तो ऊतक वाले से आ गया है। किससे आ गया? ऊतक वाले से आ गया। लेकिन मेरे भाई है तो कोशिका ही ना, मैंने पढ़ाया है कि नहीं आपको? बिल्कुल पढ़ाया है। तो चपटी कोशिका किसकी होती है? मैंने आपको बताया था एपिथेलियम ऊतक, बताया था कि नहीं? एपिथेलियम ऊतक, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? उपकला ऊतक। उपकला ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला आपका हो गया सल्की, पहला आपका क्या? सल्की उपकला ऊतक। दूसरा मैंने आपको बताया था घनाकार उपकला ऊतक, या और तीसरा मैंने आपको बताया था स्तंभाकार, और चौथा मैंने आपको बताया था स्तरित सल्की ऊतक, स्तरित उपकला ऊतक। तो कह रहा है कि किसकी कोशिका चपटी होती है? तो आपके सल्की जो है, सल्की, ये क्या होती है आपकी? इसकी कोशिका क्या होती है मेरे भाई? आपकी चपटी होती है। क्या? चपटी। और इसके केंद्रक भी चपटे होते हैं। इस तरह से इसकी कोशिका होती है, और इसके केंद्रक जो होंगे, केंद्रक इसमें क्या होती है? चपटी होती है। तो सल्की उपकला ऊतक मैंने ये कराया हुआ है। ठीक है ना? चलिए सल्की उपकला ऊतक, सल्की उपकला मतलब एपिथेलियम। एपिथेलियम तुम 4 प्रकार के, सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, स्तरित।
ठीक है ना। सल्की आपका क्या करते हैं, ये मुंह और आहार नाल के अस्तर को बनाते हैं। घनाकार आपका वृक्क की नलियों में आपको देखने को मिलेगा, और स्तंभाकार आपको छोटी आंत में देखने को मिलेगा, और अस्तरित जो है ये आपके अस्तरित आपको कहाँ, जैसे नेत्र वाला भाग हो गया, कॉर्निया वाला भाग हो गया, उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए इतने सारे प्रश्न में करा रहा हूँ तो 300 ऐसे ही नहीं हो जा रहा। कारण निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, देखिए कौन सा कथन गलत है। किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक थी, इसको हम क्या करते हैं, पहले भी छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। सर क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये श्वसन वाले से पूरा रिलेटेड है, श्वसन वाले से पूरा रिलेटेड है। ये आ गया है कोशिका से रिलेटेड है, लेकिन श्वसन वाले से श्वसन में कराऊंगा, उसको हटाओ भी, है ना। चलो यहाँ देखते हैं, कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है, अभी जस्ट बताए हैं ना, अभी जस्ट बताए हैं, आप ही बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा। औषधियों और विषों का निराविष्करण, मतलब जहर का प्रभाव कम करना। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कारण नीचे दिए गए चित्र A और B में 2 प्रकार के कोशिका विभाजनों को दर्शाया गया है, इसके संबंध में कौन सा विकल्प निम्न प्रश्नों का सही उत्तर प्रदान करता है। देखिए चित्र यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए चित्र यहाँ पर जो दिखाया गया, ये चित्र यहाँ पर दिखाया गया है, ये तरह से प्रश्न पूछा गया। तो कह रहा है कि क्या है, कह रहा है कोशिका विभाजन का प्रकार क्या है, विभाजन B और कब कहाँ होता है। पहले ये समझ लो, पहले ये समझ लो मेरे भाई, यहाँ पर पहले थोड़ा समझो, 1 मिनट लूँगा। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन जनरली 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है समसूत्री, क्या होता है, समसूत्री, और दूसरा क्या होता है, अर्धसूत्री। पहला आपका क्या हो गया, पहला आपका मेरे भाई आपका समसूत्री हो गया, और दूसरा आपका क्या हो गया, अर्धसूत्री हो गया। ठीक है ना। अब जरा देखिएगा समसूत्री विभाजन क्या होता है, इससे क्या होता है, दैहिक कोशिका का निर्माण होता है। इसको लिख लो, दैहिक कोशिका का निर्माण। अब बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है सर, इससे जो है जनन कोशिका का निर्माण होता है। इससे किसका निर्माण होता है, जनन कोशिका का निर्माण होता है। अब बताओ सर अच्छे से, दैहिक कोशिका मतलब क्या होगा, हमारे जो शरीर के जनन कोशिका को छोड़कर, पहले जनन कोशिका समझ लो। जनन कोशिका का मतलब हो गया कि हम जो पुरुष है, पुरुष में जनन कोशिका क्या है, शुक्राणु। पुरुष में जनन कोशिका क्या है, शुक्राणु, और मादा में जनन कोशिका क्या है, अंडाणु। तो शुक्राणु और अंडाणु ये दोनों क्या है, जनन कोशिका है। शुक्राणु और अंडाणु क्या, दोनों जनन कोशिका हैं। तो इन दोनों को छोड़ के जितने भी कोशिकाएं, बाकी जितने भी कोशिकाएं हैं वो सारी क्या है, दैहिक कोशिकाएं। यानी कि पूरा शरीर को बनाने में जनन कोशिका को छोड़कर बाकी शरीर को बनाने में जो बाकी कोशिका हैं वो सारे दैहिक कोशिका हैं, जिससे दैहिक कोशिका का निर्माण किससे होता है, समसूत्री विभाजन से, और जनन कोशिका का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन से। समझ पाए क्या। तो इतना चीज समझ के अब देखिए, जो समसूत्री विभाजन जो मेरे भाई है, समसूत्री विभाजन जो है, इसमें क्या है कि एक से एक कोशिका से, देखिए ध्यान से, इसी समसूत्री को मैं लिख देता हूँ अच्छी तरह से। समसूत्री वाला से क्या होगा, मान लीजिए एक कोशिका ये है समसूत्री में, तो इससे क्या होगा, इसके जैसा समान 2 कोशिका बनेगा, 2 दैहिक कोशिका बनेगा, समान संतति वाला। समझो ध्यान से, समसूत्री वाला में क्या होगा कि अनुवांशिक रूप से दोनों समान संतति कोशिका बनेगी। जैसा ये कोशिका है सेम ऐसा ही कोशिका बनेगा, 2 समान संतति, इससे विभाजन होके समान 2 अनुवांशिक रूप से संतति कोशिका ये दोनों बनेगा। और ये दोनों क्या होंगे, दोनों मेरे भाई द्विगुणित होंगे। क्या होंगे, द्विगुणित। द्विगुणित में शॉर्ट में लिखता है 2n का मतलब क्या है, द्विगुणित। तो प्रश्न ये भी पूछता है कि द्विगुणित संतति कोशिका किस में बनती है, किस विभाजन में, तो समसूत्री विभाजन में। जो पॉइंट बोल रहा हूँ लिख लो, इसको समझ रहे ना बात को। जो आपका समसूत्री विभाजन है इसमें कैसी बनती है, द्विगुणित संतति कोशिका बनती है, और 1 से 2 बनेगा। लेकिन जो अर्धसूत्री है इससे जनन कोशिका का निर्माण होता है। इससे जो मेरे भाई है, एक से क्या मेरे भाई है, 1 से पहले 2 बनेगा, 1 से पहले क्या बनेगा, 2 बनेगा। अभी 2 से फाइनली जो है, अभी 2 से फिर इससे भी 2 बनेगा, फिर इससे भी 2 बनेगा। तो बताइए फाइनल कितना बना, आप बताइए फाइनल कितना बना अंततः सर देखिए, अंततः तो पूरा बना है आपका 4 बना है, अंततः कितना बना, 4 बना है। तो ध्यान रखिएगा कि समसूत्री विभाजन में 1 से 2 समान संतति कोशिका आनुवंशिक रूप से, लेकिन यहाँ जो है भिन्न, ये 4 जो बना, चूंकि 1 से कितना बना टोटल यहाँ पर 4, 1 2 3 4, और ये जो होते हैं मेरे भाई आनुवंशिक रूप से भिन्न संतति कोशिका, अलग अलग संतति कोशिका। संतति कोशिका मतलब हो गया वही जनन कोशिका, समझ गए ना। तो
ध्यान रखने वाली बात यह है कि अर्धसूत्री में एक से फाइनली 4 कोशिका का निर्माण होगा विभाजन होके, और समसूत्री में एक से फाइनली 2 कोशिका का निर्माण होगा जो कि द्विगुणित होगा। और ये क्या होगा, ये मेरे भाई क्या होगा, अगुणित, यानी कि n होगा, ये अगुणित। लिख लो इस बात को, अर्धसूत्री में अगुणित संतति कोशिकाएं होती है, यानी कि हैप्लॉइड। सॉरी, इसको इंग्लिश में लिख लो, अगुणित को क्या कहते हैं, हैप्लॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, हैप्लॉइड कहते हैं, सिंपल n, अगुणित। और 2n का मतलब क्या है, द्विगुणित, तो ये आपका डिप्लॉइड होता है। क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। इतना सारा बात लिख लो, समझ गए ना। एक बार फिर से बोलता हूँ, समसूत्री कोशिका, समसूत्री विभाजन होगा तो दैहिक कोशिका का निर्माण होगा, और अर्धसूत्री विभाजन होगा तो जनन कोशिका का निर्माण होगा जो कि अंडाणु और शुक्राणु है। ठीक है ना। जो समसूत्री विभाजन है इसमें 1 से 2 कोशिका का निर्माण होगा, और दोनों क्या होंगे, द्विगुणित होंगे, और आनुवंशिक रूप से समान संतति कोशिका होंगे। लेकिन इनमें 1 से फाइनली 4 बनेगा, और चारों जो है आनुवंशिक रूप से भिन्न भिन्न संतति कोशिका होगी, और ये सारे क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, अगुणित होंगे। इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन बन जाएगा आराम से आप। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, चित्र दिया गया, कह रहा है कोशिका विभाजन के प्रकार क्या हैं और विभाजन बी कब और कहाँ होता है। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ बताइए, आप खुद ही बताइए ज़रा, चित्र आप देख के खुद ही बताइए ज़रा, इस चित्र को देख के आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। ये आपका ए नंबर है, ये आपका ए नंबर है, ये आपका बी नंबर है। बताइए ए क्या है, ए क्या है, ए समसूत्री है, बिल्कुल सर, 1 से 2 बन रहा है, अभी जस्ट आपने बताया समसूत्री है। बी आपका क्या है, अर्धसूत्री है, बिल्कुल भी अर्धसूत्री है। लेकिन यहाँ कहा क्या रहा है, वृद्धि के लिए शरीर की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये गलत है। अभी मैंने क्या बोला है कि वृद्धि के लिए अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ क्या बनाएगा, जनन कोशिका। अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ क्या बनाएगा, जनन कोशिका बनाएगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि वृद्धि के लिए ही बनाएगा, तो ये पहला तो ऐसा ही हमारा क्या गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, कह रहा है ए अर्धसूत्री है, तो ए देखिए 1 से 2 अर्धसूत्री होता है, नहीं, ये तो ऐसा ही गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, ए समसूत्री ठीक है, बी अर्धसूत्री ठीक है, युग्मकों के लिए निर्माण के लिए जनन कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है, बिल्कुल सही, अभी जस्ट बताया। तो सी हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया, उम्मीद है समझ आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा था, इसलिए छोड़ा था, बता इसको अभी भी दूंगा, लेकिन श्वसन का कॉन्सेप्ट है ना, श्वसन मैंने पढ़ा नहीं है तो मेरा मन नहीं कर रहा है बताने का अभी, ठीक है ना। चलिए ये मैंने आपको बता ही दिया। हाँ चलिए यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अब निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को कोशिका की आत्मघाती थैली है, तो लाइसोसोम हो गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ देखिए केंद्रक और, ये क्वेश्चन देखिए आप, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन केंद्रक, पहले हम कोशिका बनाते हैं, ये आपका कोशिका हो गया, इसके अंदर मेरे भाई क्या होता है, आपका केंद्रक होता है, इसके अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। अच्छे से ये सब मैंने बताया है। कोशिका के बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है, जो पूरे कोशिका को कंट्रोल करता है। पूरे कोशिका के अंगों को कंट्रोल कौन करता है, केंद्रक। तो केंद्रक सबका बाप है, समझ गए ना बात को। सभी अंग को कार्य करने के लिए केंद्रक ही कहता है कि लाइसोसोम तुम ये काम करो, गोल्गी का तुम ये काम करो, है ना, जो भी है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर कर केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच, कोशिका झिल्ली ये है आपका, कोशिका के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच, कोशिका झिल्ली के बीच, इसके बीच जो भरा हुआ द्रव है, मैंने बताया था ना, क्या कहते हैं इसको, अरे क्या कहते हैं, ये आपका कोशिका के अंदर जो द्रव भरा रहता है, ये हो गया केंद्रक, और ये कोशिका झिल्ली, इसके बीच जो द्रव भरा उसको हम क्या कहेंगे, इसको मेरे भाई कहेंगे आपका कोशिका द्रव कहेंगे। ये सब मैंने बहुत अच्छे से बताया, क्या कहेंगे, कोशिका द्रव कहेंगे। और कोशिका द्रव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। अच्छा प्रोटोप्लाज्म में क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य कब होता है, लिखेंगे केंद्रक, केंद्रक प्लस कोशिका द्रव, केंद्रक प्लस कोशिका द्रव, केंद्रक प्लस कोशिका द्रव, ये मिलकर क्या बनाएगा, ये मिलकर बनाएगा आपका, ये मिलकर बनाएगा आपका जीव द्रव, यानी प्रोटोप्लाज्म बनाएगा। या आप बोल लीजिए केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव, क्योंकि केंद्रक के अंदर भी क्या होता है, द्रव होता है। समझ गए ना बात को। चलिए और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, जो कि पौधा जो होता है, पौधा का जो पत्ता होता है ना, ऊपर वाला पार्ट में छोटे छोटे हरे हरे दाने जो देखते हैं, वो आपके क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्ता हरा होता है। इतना चीज़ मैंने आपको बता दिया। ये क्या है, न्यूक्लियोल्स, न्यूक्लियोल्स मतलब ये केंद्रक का ही पार्ट होता है, समझ गए ना। चलिए साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो डैश में मौजूद होता है। देखिए घुमा घुमा के प्रश्न पूछता है, साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जिसमें जो डैश में मौजूद है, मतलब साइटोप्लाज्म कहाँ मौजूद होता है, केंद्रक और कोशिकाओं के बीच, वसाओं और ऊतकों के बीच, तंत्रिकाओं और कोशिकाओं के बीच, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। अभी जस्ट देखें हैं,
भाई केंद्रक और कोशिकाओं, ये आपका कोशिका हो गया, इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे अंग होते हैं, गोल्जी का है, लाइसोसोम है, ईआर है, केंद्रक है, रिक्तिका है, तमाम प्रकार के अंग है। तो ये हो गया केंद्रक और ये हो गया कोशिकाओं। तो केंद्रक और कोशिकाओं के बीच थोड़े होता है, ये तो ऐसा ही गलत हो जाएगा। वसा, ये तो क्या फालतू बोल रही है। तंत्रिका, तंत्रिका से यहाँ क्या मतलब है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच, ये केंद्रक हो गया और ये कोशिका झिल्ली, इसके दोनों के बीच जो द्रव होगा वो कोशिका द्रव। अभी जस्ट देखें, देखो इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया, इसी क्वेश्चन को यहाँ पर घुमा के पूछ लिया, तो जो कॉन्सेप्ट एक बार मेरा समझ गए हैं तो वो कभी गलती नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मेरे भाई यहाँ पर कि स्लाइडन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर स्लाइडन ने क्या दिया है, मैंने बताया था स्लाइडन ने सेल थ्योरी दिया है। सिर्फ स्लाइडन ने नहीं, स्लाइडन और स्वान ने, एक 1838 एक 1839, दोनों मिलकर जो है 1838 स्लाइडन 1839 स्वान ने। ये आपको इशू याद नहीं रखना, ये पूछता ही नहीं कभी, क्योंकि अलग अलग है ना। तो स्लाइडन और स्वान ने जो है मेरे भाई क्या दिया है, कोशिका सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या कहता है सर, मैंने बताया था आपको, याद आ रहा है क्या? अरे कुछ याद आ रहा है कि नहीं? जो शुरू से कोशिका वाला क्लास देखा उसको पता होगा, है ना। तो सेल थ्योरी क्या कहता है कि आपका जो भी जीव है मेरे भाई, जो भी जीव है वो सारे किससे बने होते हैं, वो कोशिका से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कोशिका से ही बने होते हैं, सारे जीव कोशिका से ही बने। बस इतना सा बात इसमें क्या है, सेल थ्योरी आपका कहता है, इतना सा बात आपका सेल थ्योरी कहता है। तो अब बताइए ये किस पर लागू नहीं होता है, ये कह रहा है कि किस पर लागू ये नहीं होता है। तो ये आपका जो मेरे भाई है, जो आपका वायरस है, ये आपको वायरस है ना, वायरस पर ये लागू नहीं होता है, क्योंकि वायरस ना ही निर्जीव बनाए सजीव। जब वो किसी के अंदर प्रवेश कर जाता है तो वो सजीव की तरह कार्य करता है, और जब बाहर है तो वो निर्जीव की तरह कार्य करता है। आपने कोविड-19 सुना था ना, किसी के अंदर घुस गया तो वो क्या है आपका, वो क्या करने लगा आपका, सजीव की तरह कार्य करने लगा। बाहर है मतलब किसी के शरीर में प्रवेश नहीं किया तो निर्जीव की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं। कह रहा रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई। रॉबर्ट हुक द्वारा जो है कोशिका की खोज कैसे की गई, तो कैसे की गई बताने की जरूरत है क्या? तो सिंपल देखेंगे सर, कॉर्क का निरीक्षण करते हुए उन्होंने पौधा का छाल लिया था, मृत कॉर्क लिया था। कैसा कॉर्क लिया था, एक मिनट, कभी कभी ये काम नहीं करता है ना। उन्होंने मृत कॉर्क लिया था, और मृत कॉर्क लेगा तो मृत कोशिका ही खोजेगा। तो 1665 में इन्होंने जो है मृत कोशिका खोजा था रॉबर्ट हुक द्वारा, ठीक है। चलिए अच्छा, जो सेल जो लैटिन शब्द था, एक बात ध्यान रखना, सेल जो लैटिन शब्द है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, छोटा कमरा। क्या होता है, छोटा कमरा इसका मतलब होता है। आगे देखते हैं, यहाँ देखते हैं, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है मेरे भाई यहाँ पर कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने के, देखिए ये आपका कोशिका है, ठीक है ना। अब चूंकि कोशिका भित्ति की बात कर रहा है, कोशिका भित्ति की बात कर रहे तो समझ जाओ जंतु कोशिका की बात होने लगा, क्योंकि कोशिका भित्ति सिर्फ किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में। किस में पाया जाता है, सिर्फ प्लांट सेल, मतलब कि ये पादप कोशिका की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि पानी की कमी, तो ये आपका कोशिका झिल्ली हो गया, और उसके ऊपर क्या होगा, कोशिका भित्ति होगा। यही होता है ना, कोशिका है तो जो पादप कोशिका है उसका कैसा होता है, वो चौड़ा, तनमनी चौड़ा देखने को मिलता है। तो उसके ऊपर कोशिका झिल्ली, उसके ऊपर कोशिका भित्ति। समझ गए बात को ना। तो कह रहा है कि इसके अंदर जो द्रव भरा है, कोशिका द्रव जो है वो कह रहा है इससे बाहर निकल गया, कोशिका भित्ति से अलग हो गया। जब भाई से बाहर निकल जाएगा तो ये सिकुड़ जाएगी कोशिका। भाई आपके अंदर पूरा मांस निकाल देंगे तो आप सिकुड़ नहीं जाइएगा। तो इसके अंदर जो है सारा पानी निकाल देगा मतलब कोशिका भित्ति से अलग हो गया। तो ये क्या होगा, संकुचित हो जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। क्या कहते हैं मेरे भाई, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। और ये देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था जीव द्रव कुंचन बताया था ना। अरे जीव द्रव कुंचन बताया था कि नहीं। जब किसी पादप कोशिका में पानी की हानि हो जाएगी, कोशिका भित्ति से अलग हो जाएगी, पानी से हानि होकर, तो कोशिका, सिंपल सी बात है कि कोशिका सिकुड़ जाएगी। तो इस प्रक्रिया क्या कहेंगे, जीव द्रव कुंचन कहेंगे। मतलब जीव द्रव कुंच हो गया, मतलब जीव द्रव पूरा संकुचित हो गया। इसके अंदर का सारा जो जीव द्रव है, कोशिका द्रव खत्म हो गया। समझ गए बात को।
तो ये प्लाज्मोलिसिस, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, जीव द्रव्य कुंचन, लिख लो इस बात को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, कोशिका हाउस, ठीक है। कोशिका खोज किसने की, ये सब रिपीटेड है। ये देखिए, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जिसे पदार्थ को क्या कहता है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली, तो ये हो गया कोशिका द्रव। अभी रिपीटेड क्वेश्चन था ना, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत हो रहा है, इसलिए मैंने उन्हीं क्वेश्चन को कराऊंगा जो आपका है। देखिए टॉप 300 जो है, टॉप 300 ऐसे थोड़ी है, इस जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या वो क्वेश्चन नहीं है? क्या मैं कभी ऐसा करता हूँ कि नहीं इसका आंसर ये है, इसका आंसर बी है, इसका आंसर सी है, ऐसे करता हूँ क्या भाई? मेरे से ऐसे होगा ही नहीं। ये वो करते हैं जो आधे अधूरे जानकारी रखते हैं, ठीक है ना। चलिए, जहाँ मुझे लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन थोड़ा सही है तो उसको फटाफट स्किप करके मैं चला जाता हूँ, ठीक है। मतलब ज़्यादा दिमाग उसको नहीं लगाना है। ये क्वेश्चन देखिए, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? देखो सिंपल सा क्वेश्चन, मेरे जो नोट्स है उसे आया हुआ है। ये आपका कोशिका हो गया, इसके आपका कोशिका झिल्ली हो गया, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि कोशिका झिल्ली जो आपका मेरे भाई होता है, ये जो कोशिका झिल्ली आपका होता है, ये क्या करता है, यहाँ पर मान लीजिए कोशिका के अंदर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, सपोज दैट मान लीजिए ये चाह रहा है कि कोशिका के अंदर हम घुस जाए, या जो है यहाँ पर एक कोशिका के अंदर कोई चीज़ है, ये चाह रहा है कोशिका से बाहर हम निकल जाए। कोशिका के बाहर एक व्यक्ति खड़ा है, ये चाह रहा है कोशिका के अंदर घुस जाए, और कोशिका के अंदर कोई व्यक्ति है, ये चाह रहा है हम कोशिका के बाहर चले जाए। व्यक्ति नहीं मतलब कुछ आप पदार्थ समझ लो, मैं समझाने के लिए बोल देता हूँ तो आप लोग ये नहीं समझो सर व्यक्ति कहाँ से आ गया यहाँ पर। भाई समझो बात, फीलिंग को मेरी समझो। तो कोई भी चीज़ कोशिका से अंदर आएगा, मतलब कोशिका के अंदर आएगा या कोशिका के बाहर जाएगा, ये चीज़ कौन तय करता है? ये कोशिका झिल्ली, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और इसका एक और नाम है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। कौन? कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। तो ये तय करता है हमारा कोशिका झिल्ली, कौन कोशिका के बाहर आएगा, कौन कोशिका से बाहर जाएगा, कौन कोशिका के अंदर आएगा, ये तय करता है भाई कौन? कोशिका झिल्ली। इसीलिए इसको क्या करते हैं? चयन। ये चयन करता है भाई कौन अंदर जाएगा कौन बाहर आएगा, इसीलिए इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? प्लाज्मा झिल्ली। देखिए प्लाज्मा झिल्ली ऑप्शन दिया है, कोशिका झिल्ली नहीं दिया है, तो बोला है ना कोशिका झिल्ली को ही प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, बाहरी वातावरण मतलब ये हो गया, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है, ये तो इजी वाला क्वेश्चन है, इजी वाला जो क्वेश्चन है उसको हम नहीं देखेंगे, ठीक है ना। चलिए अच्छा, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा जनन से रिलेटेड है ना। जब जनन हम पढ़ेंगे ना, जब जनन पढ़ेंगे तो उसमें जो आपका क्या बोलते हैं, जो इसका माइटोसिस का जो कुछ चरण होता है, फेज होता है, उसमें करिए। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है ना, इसको समझाने के हमको 10-15 मिनट से ज़्यादा 20 मिनट लग जाएगा। तो इसको हम जनन वाला जब चैप्टर कराएंगे तो उसमें इसको एक बार देख लेंगे, ठीक है ना। फिलहाल ये लेकिन कोशिका से रिलेटेड है। अब चूँकि कोशिका विभाजन होगा तो कोशिका से रिलेटेड हुआ ना, तो इसको हम देख लेंगे। जो ज़्यादा लंबा रहता है तो उसको यहाँ करने से कोई फ़ायदा है नहीं। बाकी उसमें हम कराएंगे ही, चिंता क्यों ही करना आपको, जब हम हैं तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है, समझ गए ना। जैसे जैसे मैं आपको ले जा रहा हूँ वैसे वैसे चलते रहे। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है? देखो बात ऐसा बोल दिया है कि लोग को लगे कन्फ्यूज हो जाएगा। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है? मतलब लोग जानता है कि हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई जो है, मूलभूत इकाई जो है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है कोशिका ही है। लेकिन देखो इसमें कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है, कितना स्टूडेंट इसको छोड़ देगा, अरे यार कभी तो हमने सुना ही नहीं, क्या बोल दिया स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई है। सब लोग इसको छोड़ देगा। लेकिन भाई चीज़ को समझो, सक्षम जीव मतलब जो एक जीव सक्षम है, जिंदा है ना, उसके लिए स्वतंत्र अस्तित्व, एकदम स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट अस्तित्व उसके बनाने के लिए, किसी भी जीव के अस्तित्व को बनाने के लिए भाई कोशिका ही है ना। कोशिका मरा तो समझो आप खत्म। तो देखो कितना घुमा के दिया है, क्वेश्चन हल्का ही है लेकिन जो है यहाँ पर ऐसा बात बोल दिया है कि एकदम सभी लोग छोड़ देगा इसको, अरे क्या बोल दिया, कभी सुना ही नहीं है। इसीलिए प्रैक्टिस करने से मेरे भाई जो है चीज़ें मजबूत होती है, पता चलता है किस प्रकार से वो घुमा के दे रहा है। राइबोसोम बेस बनाते हैं तो प्रोटीन बनाते हैं, एकदम ये हलवा सब क्वेश्चन है। ऐसा ही सब क्वेश्चन देखने को मिला आपको, एक बार हमसे पढ़ने के बाद बिल्कुल टेंशन नहीं है। कह रहा जीवन की मूलभूत इकाई, देखिए कितना हल्का क्वेश्चन है, कोशिका हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। हाँ यहाँ देखते हैं मजेदार क्वेश्चन। कह रहा पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका उत्तरदायी है? अभी देखो मैंने बताया था पैकेजिंग वर्ड आ गया, क्या आ गया? पैकेजिंग वर्ड। पैकेजिंग वर्ड मतलब गोल्जी का है, पैकेजिंग वर्ड मतलब गोल्जी एपैरेटस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलेंगे? गोल्जी का है।
क्या बोलेंगे, गोल्जी काय। अच्छा, मैंने एक चीज़ बताया था कि गोल्जी काय से ही क्या बनता है मेरे भाई, आपका लाइसोसोम का निर्माण होता है। क्या बताया था आपको, बिल्कुल बताया था। जो देखता है उसको याद आता होगा, जो क्लास देखता है उसको याद आता होगा, हाँ सर बोले थे आप। गोल्जी काय से ही क्या होता है, लाइसोसोम का निर्माण होता है। अच्छा, ये क्या कर रहा है, पैकेजिंग, प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग। पैकेजिंग का काम करता है और परिवहन का भी काम करता है। मतलब ये कौन करता है, गोल्जी काय करता है। कौन करता है, गोल्जी काय। इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो गोल्जी काय है मेरे भाई, ये क्या करता है, प्रोटीन और लिपिड, लिपिड मतलब वसा। अच्छा, प्रोटीन और लिपिड बनाता कौन है सर, ईआर बनाता है। अभी तो आपने बताया था ईआर का दो पार्ट, एक आरईआर, एक एसईआर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बनाएगा लिपिड, ये बनाएगा प्रोटीन। और ये जो दोनों बनाएगा, ईआर जो खाना बनाया, इसको पैकेज कौन करेगा, गोल्जी काय करेगा। और इसका परिवहन भी कौन करेगा, गोल्जी का ही करेगा। मतलब कोई दूसरे अंग को जरूरी है तो गोल्जी का क्या करेगा, उसको परिवहन कर देगा। ठीक है, चलिए, मतलब परिवहन करना मतलब भेज देना उसको। क्लियर है मेरे भाई। अब यहाँ देखिए डायरेक्ट पूछा प्रश्न, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया है, किसने दिया, मैंने आपको बताया था किसने दिया, पुरकिंजे ने। कब, 1839 में। मैंने सारा बताया। 1855 में क्या किसने दिया था, विर्चो ने। विर्चो ने क्या बोला था, विर्चो ने बोला था कि जो नई कोशिका का निर्माण होता है वो पहले से मौजूद कोशिका से ही होता है, ये विर्चो ने कहा था। और सेल थ्योरी, सलाइडन और सोवन ने क्या बोला कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, ये सेल थ्योरी बोला था। ठीक है ना, जो कि विषाणु पर लागू नहीं होता सेल थ्योरी। सलाइडन और सोवन का दिया हुआ क्वेश्चन हमने कर लिया वो वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देख लिया, कह निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है। अब देखो, पाचक एंजाइम, बात तो ऐसा बोल रहा है, पाचक मतलब कोई खाना पचाने वाला। पाचक एंजाइम का मतलब यहाँ पर यह हो गया कि गंदगी सफाई करने वाला। क्या हो गया, गंदगी सफाई करने वाला। अभी जस्ट बोले तो ये कौन आपका होता है, कोशिका के अंदर गंदगी को सफाई कौन करता है, तो ये करता है आपका लवणकाय। लवणकाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है, तो आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम के पास क्या होता है, खतरनाक एंजाइम होता है, पाचक एंजाइम होता है, जो कि कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ मर जाते हैं, टूट जाते हैं, अंग टूट जाते हैं, तो उसको सफाई करने का काम करता है, पूरा उसको पचाने का काम करता है। ठीक है ना, कौन, लाइसोसोम। चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं। कह रहा है कि कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट, अपशिष्ट मतलब बेकार चीज़, अपशिष्ट मतलब कचरा बोलते हैं ना, अपशिष्ट कचरा, बेकार चीज़। अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है, मतलब एक साफ सफाई करने वाला प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं, तो वही चीज़ आपको क्या देगा, लाइसोसोम। ठीक है, चलिए रिपीटेड है, इसको क्या ही दिमाग लगाना। यहाँ भी वही क्वेश्चन है, देखिए वहाँ भी वही क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन आपका है ना, इसको भी हटाओ। ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन है। पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तका पाई जाती है, यही गलत है मेरे भाई। भाई मैंने बताया था कि पादप कोशिका जो है, ये पादप कोशिका, इसमें रिक्तका बहुत बड़ा होता है, और जंतु कोशिका जो है इसमें रिक्तका बहुत छोटा होता है। क्यों सर, पादप कोशिका में रिक्तका क्यों बड़ा होता है। रिक्तका का मतलब क्या होता है, वैक्यूल्स, रसधानी जिसको बोलते हैं। पादप को रसधानी का मतलब होता है पानी को जमा करना। रसधानी का मतलब क्या होता है, पानी को जमा करना। अब चूँकि पादप कोशिका जो है, पौधे जो है, उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग तो चल नहीं पाएंगे पानी, जब उसको प्यास लगेगा तो वो जा नहीं पाएंगे कहीं पानी पीने के लिए, है ना। तो वो स्टोर करके रखता है, तो स्टोर करने के लिए बड़ा सा जगह चाहिए ना। हम लोग क्या है, जब भी प्यास लगा चलो भाई किचन में उठा के गिलास से पानी पी लेते हैं, समझ गए ना। तो पौधे जो हैं इसलिए इसकी राजधानी क्या होती है, बड़ी होती है, और हम लोग की क्या होती है, छोटी होती है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिका की तुलना में छोटी रिक्तकाएं होती है, तो ये गलत हो गया है ना, गलत ही पूछ रहे थे, यही आंसर हो गया हमारा। पादप कोशिका समानता जंतु कोशिका से बड़ी होती है, बिल्कुल सही बोल रही है। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बोल रहा है। लवक सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, बिल्कुल सही बात कर रहा है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में होता है, लवक सिर्फ पादप में होता है, जंतु में ये दोनों नहीं होता है। तो गलत पूछ रहा, तो गलत हमारा पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ कह रहा है किस कोशिका को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। अभी जस्ट हम बोले हैं ना कि कोशिका को मास्टर, कोशिका का मास्टर, कोशिका का मास्टर, कोशिका मास्टर कौन है, मास्टर कौन हो सकता है। जैसे हम अभी समझिए थोड़ा छोटा मोटा मास्टर है आपके लिए, मास्टर कौन हो सकता है, जो आपको गाइड करे, है ना, सब चीज़ बोले। जैसे आपका ग्रुप डी एग्जाम है तो मैं आपके लिए करा रहा हूँ कि भाई अभी साइंस जो मैं करा रहा बस उसको करते जाओ, आपका क्लियर हो जाएगा।
है ना। तो मैं आपके लिए एक तरह से टीचर हो गया। तो वही बात है, जो आपको दिशा निर्देश दे काम करने के लिए कैसे कैसे करना, वो मास्टर हो गया। तो कोशिका के अंदर जो भी अंग है, कोशिका के अंदर जो भी अंग है, जितने भी अंग है, गोल्जी का गोल्जी का हो गया, लाइसोसोम हो गया, ईआर हो गया, है ना, केंद्रक हो गया, केंद्रक तो खुद यही हो गया। तो और जो भी अंग है कोशिका के अंदर, सभी को काम करने के लिए निर्देश, दिशा निर्देश कौन देता है? केंद्रक ही देता है। यानी सभी को कंट्रोल करके रखता है केंद्रक। कोशिका के जितने भी अंग हैं, जिसको कोशिकांग कहते हैं, उस सभी को कंट्रोल, नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। तो केंद्रक मास्टर हो गया, सीरीज बात है। अब केंद्रक को ही क्या कहते हैं? नाभिक भी कहते हैं। केंद्रक को क्या कहते हैं मेरे भाई? आपको नाभिक भी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर है क्या? और बताइएगा क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़ा जाए? बिल्कुल सर, आगे अब बढ़ा जाए ताकि हम जो है और क्वेश्चन कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? तो सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? वो भी आपका नाभिक ही है। नाभिक क्या होता है? कोशिका में सबसे बड़ा होता है। क्या होता है? केंद्रक। सबसे नाभिक को क्या कहते हैं? केंद्रक होता है। ये सब पर कंट्रोल करता है। कोशिका का मास्टर इसी कहते हैं। सबसे बड़ा ये आपका ये होता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। इधर कह रहा है कि किस कोशिकाओं को कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहते हैं? तो राइबोसोम पता ही है। यहाँ देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? पशु कोशिका मतलब देखो कितना लोग कंफ्यूज हो जाएगा, अरे पशु कोशिका क्या हो गया? अरे भाई पशु मतलब जंतु कोशिका हो गया, जंतु कोशिका। तो कह रहा है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। देखो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। गोल्जी बॉडी की बात करें तो ये आपका जो है, ये आपका सभी में पाया जाता है। जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम की बात करें तो जंतु पादप दोनों में पाया जाता है, जंतु एवं पादप दोनों में पाया जाता है। लाइसोसोम की बात करें, ये भी जंतु एवं पादप दोनों में पाया जाता है। जो सेंट्रोसोम है, इसको हिंदी में कहते हैं तारक काय। हिंदी में क्या कहते हैं? तारक काय कहते हैं। ये साथियों सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? सिर्फ आपका जंतु कोशिका में पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है सर? सेंट्रोसोम का, ये केंद्रक के बगल में होता है। इसका काम होता है सर सेल डिवीजन जो होता है उसमें ये मदद करता है। सेल डिवीजन में मैंने आपको बताया था तारक का सेंट्रोसोम जो है ये किस में मदद करता है? ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। कौन? आपका तारक का। समझ गए ना। तो ये सिर्फ जंतु कोशिका में ही होता है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक मिनट। ये क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपका मेरे भाई कह रहा है, जरा आप ध्यान से इसको पढ़िए, ठीक है ना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक, वर्णक का मतलब मेरे भाई क्या होता है? वर्णक का मतलब होता है रंग होता है। वर्णक का मतलब क्या होता है? रंग होता है। केवल जो है फलों और सब्जियों को क्या कर रहा है? फलों और सब्जियों के रंगों का निर्धारण करता है। देखिए हीमोसाइनिन, मेनोसाइनिन, इंडोसाइन। तो इसमें एंथोसाइनिन जो है, एंथोसाइनिन जो मेरे भाई है, ये आपका क्या करता है? जितने भी फल हैं, सब्जी हैं, उसका जो क्या बोलते हैं कलर है, उसके कलर का जो है जिम्मेवार कौन है? एंथोसाइनिन्स है। पौधों में फलों और सब्जियों के रंगों का निर्धारण आपने देखा होगा, केले का रंग पीला होता है, फलों का रंग थोड़ा सा गुलाबी लाल होता है ना, और ऑरेंज का कलर नारंगी होता है ना। तो ये जो आपका है इसका कलर का निर्धारण कौन करता है? एंथोसाइनिन्स। बाकी अगर हम हीमोसाइनिन्स की बात करें तो हीमोसाइनिन्स क्या है? ये आपका एक तरह से क्या है? ये ब्लड को नीला करता है। और हीमोसाइनिन्स पता है किस में पाया जाता है? पता है किस में पाया जाता है? ये आपका पाया साथियों, आपने मोलस्का जगत कभी न कभी जरूर पढ़ा होगा। सर अब हमें मोलस्का नहीं पढ़ना है, क्यों? क्योंकि इसको एनसीईआरटी से हटा दिया गया और प्रश्न भी नहीं पूछेगा। समझ गए ना। मोलस्का जगत में एक प्राणी आता है ऑक्टोपस, तो उसमें ये पाया जाता है हीमोसाइनिन, जो कि ब्लड को नीला करने में मदद करता है। आपने देखा हो कुछ प्राणियों के क्या होते हैं, ब्लड जो होते हैं, खून जो होते हैं, वो नीले होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हीमोसाइनिन होता है। हीमोसाइनिन के कारण देखो कुछ भी चीज़ का कलर, कोई भी चीज़ है उसके पीछे कोई ना कोई पिगमेंट है, वर्णक है। समझ गए ना बात को। तो अभी मैंने देखा कि फल का कलर और सब्जी कलर जो है, क्यों कलर उसका क्या हो रहा है? क्योंकि उसमें क्या है? एंथोसाइनिन्स है। आपका रक्त का कलर लाल क्यों होगा? क्योंकि उसके पीछे कोई पिगमेंट है। कौन सा पिगमेंट है? हीमोग्लोबिन है। समझ गए ना। तो कोई भी किसी भी चीज़ का कलर है ना, तो उसके पीछे क्या है? पिगमेंट कोई ना कोई कार्य कर रहा है, पिगमेंट है उसमें मौजूद है। समझ गए ना। चलिए तो हीमोसाइनिन आपका क्या होता है? ये ब्लड को नीला करता है। मोलस्का जगत के प्राणियों में आपको
देखने को मिलता है। बाकी जो इंडोसाइन आपका है, ये आपका जो है ये भी प्लांट में पाया जाता है और ये मिक्स टाइप का कलर होता है, जैसे कि लाल भी हो जाएगा, ब्लू भी, पर्पल भी हो जाएगा, लाल ब्लू बैगनी, ये मिक्स टाइप का कलर आपको देखने को मिलता है, लेकिन प्लांट में ही पाया जाता है, ठीक है ना। जो मेरूसानिन है इसकी बात करें तो ये आपका ये कोई प्राकृतिक वर्णक नहीं है, ये आपका कह सकते हैं कि जो फैक्ट्री में जो डाई यानी कि कलर करने के लिए कोई भी चीज़ किया जाता है, सिंथेटिक आप बोल सकते हैं ना, सिंथेटिक कलर, ये कोई आपका प्राकृतिक कलर नहीं है, प्राकृतिक वर्णक नहीं है। जैसे कि एंथोसाइन आपका प्राकृतिक वर्णन हुआ, प्राकृतिक वर्णक हुआ जो कि फलों को सब्जियों को रंग देने में मदद करता है, समझ गए बात को ना। और हीमोसाइन मैंने आपको बताया दिया, जो आपका क्या बोलते हैं मोलस्का जगत के जो प्राणी आपका ऑक्टोपस हैं और आपका क्या क्या कहते हैं मकड़ी वगैरह में, मकड़ी वगैरह जब मारते होंगे देखते हैं खून जस्ट से बेग देता होगा, है ना, तो उसका कलर देखते हैं नीला, केकड़ा वगैरह बिच्छू वगैरह, इस सब में आपका हीमोसाइन होता है। और बाकी मैंने आपको क्लियर कर ही दिया, ठीक है ना। चलिए, और एक बात और एंथोसाइंस के बारे में, ये आपका जल में घुलनशील होता है, ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछा गया सवाल है कि जल में घुलनशील होता है, ये क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, लिख लो ये सब बात को, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर कि पादप कोशिकाओं में श्वसन क्रिया, देखिए श्वसन से संबंधित है, किससे संबंधित है, श्वसन से संबंधित है, लेकिन इसको हम कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा इसमें समय हमको नहीं देना पड़ेगा, इसलिए इसको कर लेते हैं। पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते कहाँ होती है। देखिए मैंने आपको बताया, ये बताया कि नहीं बताया, मैंने आपको बताया कोशिका के पास ग्लूकोज होता है, कोशिका के पास क्या होता है, ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज होता है। इसके पास जैसे ही ऑक्सीजन आएगा तो ये आपका किस में टूटता है, ये पहले तो पायरुवेट में टूटता है, लेकिन अभी हम क्या समझेंगे, ये डायरेक्ट ऊर्जा देता है, क्या समझेंगे, CO2 प्लस देगा, H2O देगा और आपका ऊर्जा। अभी आपको ये समझना है, अगर वो बोलेगा कि नहीं ग्लूकोज पहले किस में टूटता है, पायरुवेट में, ये हम जान रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट प्रोडक्ट हमको लिखना है। अभी हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखें, ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिलेगा तो CO2 H2O ऊर्जा बनता है। तो कह रहा है कि अब ये जो पूरा हो गया इसको क्या बोलेंगे, श्वसन क्रिया। क्या बोलेंगे, श्वसन क्रिया, बहुत बार बता चुका हूँ। कह रहा है कि ग्रहण करते हैं, भोजन से ऊर्जा बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और आपका जल बना। कहाँ होती है कहाँ, ये आपका होगी माइटोकॉन्ड्रिया में, बताया था ना मैंने आपको। फिर से एक बार देख लेते हैं, देखो फिर से एक बार देख लेते हैं, फिर से एक बार समझो बात, C6H12O6 शुरू से चलो देख लेते हैं। ये आपका O2 आएगा, ये आपका क्या आएगा, इसमें O2 आएगा, ठीक है ना। इससे क्या बनता है, इससे बनता है पायरुवेट। क्या बनता है मेरे भाई, पायरुवेट बनता है। और यह प्रक्रिया कहाँ होती है, ये प्रक्रिया आपकी होती है कोशिका द्रव में, बताया था मैंने आपको कहाँ होती है, ये आपका होती है कोशिका द्रव में, ठीक है ना। फिर पायरुवेट आपका किस में टूटेगा, पायरुवेट आपका टूट जाएगा, किस में टूटेगा, ये आपका ऊर्जा देगा, ऊर्जा किस रूप में, ऊर्जा देगा ATP के रूप में, 36 ATP टोटल देता है नेट, समझे, और आपका CO2 देगा और जल देगा, यही देता है प्रोडक्ट आपका। तो ये जो ऊर्जा बोल क्या रहा है, जिसमें वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण किया, भोजन से ऊर्जा मिला और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है, तो ये आपका होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक ना, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर पूछता ग्लूकोज से पायरुवेट बना जो ये कहाँ हुआ, तो ये कोशिका द्रव में, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको, तो माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, कर अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है। देखिए अपशिष्ट उत्पाद का मतलब क्या आ गया, कचरा। देखिए हम लोग मनुष्य में जो अपशिष्ट उत्पाद होते हैं, जैसे मल हो गया, मलमूत्र हो गया, है ना, मलाशय हो गया, तो वो कहाँ, बड़ी आंत के रेक्टम में क्या होता है, मलाशय आपका जमा होता है, मल जो है जमा होता है, फिर वो गुदा द्वार के माध्यम से बाहर आता है। तो भाई पौधे भी तो बेकार पदार्थ निकालते हैं अपना, तो पौधे जो बेकार पदार्थ निकालते हैं वो मतलब जमा वो कहाँ करते हैं, ये पूछ रहा है ना। अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका अंदर कहाँ जमा किया जाता है, संचित करना मतलब जमा करना, तो उसके रसधानी में जमा किया जाता है। कहाँ से आती है, पादप कोशिका जो रसधानी होती है, वैक्यूल, उसमें क्या किया जाता है, जमा किया जाता है। तो राजधानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजधानी को रिक्तिका भी कहते हैं, वैक्यूल्स इंग्लिश में बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा सर, पौधे का जो अपशिष्ट उत्पाद होता है वो क्या होता है, इसका होता है गोंद, ध्यान दें, गोंद, टैनिन और रेजिन, ये सब पौधे का क्या है सर, पौधे का ये सब बेकार पदार्थ है, इस बात को ध्यान रखना है, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, पर्णहरित को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। इसी कारण क्या होता है, पत्ता आपका हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण ही पत्ता हरा होता है। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम एलिमेंट भी पाया जाता है, तत्व पाया जाता है। कह रहा क्लोरोफिल वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है। देखो भाई कितना लड्डू सवाल है, मैंने आपको फोटोसिंथेसिस अच्छे से पढ़ा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरित लवक। हरित लवक के अंदर क्या होता है, पर्णहरित होता है, समझ गए ना, और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं।
निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाओं केवल पादपों में पाए जाते हैं? तो कौन सा कोशिकाओं केवल पादपों में पाए जाते हैं? लाइसोसोम दोनों में पाया जाता है, जंतु पादप दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया जंतु पादप दोनों में, रसधानी जंतु पादप दोनों में। लवक जो है, लवक सिर्फ किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में। बताइए तो लवक कितने प्रकार के होते हैं? सर लवक 3 प्रकार के। पहला आपका होता है, पहला मैं बता देता हूँ, पहला लिख लेते हैं ल्यूकोप्लास्ट, कोई सा भी पहला लिख सकते हो, ल्यूकोप्लास्ट। एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अवर्णी लवक। क्या कहते हैं? अवर्णी। अवर्णी मतलब अवर्णी मतलब रंग इसमें नहीं है, रंगहीन। इसको रंगहीन बोल दो आप, है ना, रंगहीन भी बोल सकते हो। दूसरा हम बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोल सकते हैं? क्लोरोप्लास्ट। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? हरित लवक। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। समझ गए? और तीसरा आपका क्या होता है? तीसरा साथियों आपका होता है क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट होता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वर्णी लवक। क्या कहते हैं? इसको हिंदी में वर्णी लवक कहते हैं। ये 3 प्रकार के लवक होते हैं और तीनों काम क्या है? ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है मेरे भाई? आपका जो आपका वसा है, जो आपका वसा हो गया है ना, और लिपिड हो गया, लिपिड वसा हो गया, ये सब क्या करते हैं? खाद्य पदार्थों को संग्रहित करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं ये क्या करेंगे? आपका खाद्य पदार्थों का संग्रहित करेंगे। ये आपका कहता है रंगहीन। रंगहीन मतलब इसका कोई कलर नहीं होता है। ये क्या होता है? आपका रंगहीन होता है, कोई इसका कलर नहीं होता है। और ये क्या करते हैं? खाद्य पदार्थों का संग्रहण करते हैं, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट जो आपका है, क्लोरोप्लास्ट जो साथियों आपका है, क्लोरोप्लास्ट ये क्या करता है? इसका नाम ही हरित लवक है। ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है क्योंकि इसमें पर्णहरित पाया जाता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट जो है, इसका नाम ही वर्णी लवक, मतलब ये आपका क्या होता है? ये फलों और सब्जियों क्या करेगा? रंग प्रदान करने में मदद करेगा क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। अब सर बोलेंगे कि वो भी कर रहा था, वो क्या कर रहा था? वो भी आपका कर रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये आपका जैसे कि सब्जी वगैरह हो गया, उसके रंग में आप क्या करता है? रंग में क्या करता है? रंग देने में मदद करता है क्रोमोप्लास्ट। और एंथोसायनिन भी करता है, ठीक है ना। एंथोसायनिन भी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। चलिए और भी कुछ देख ले इसके बारे में, जैसे कि मैं बता देता हूँ। क्रोमोप्लास्ट जो मेरे भाई है, इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है कि जेंथोफिल, ध्यान रखना, जेंथोफिल होते हैं। क्या होते हैं? जेंथोफिल। इस बात को ध्यान रख लो। इसमें क्या होते हैं? जेंथोफिल होते हैं और आपका कैरोटीन होती है। ये दोनों वर्णक है, ध्यान रखना। जेंथोफिल और आपका कैरोटीन, ये आपका किसमें पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट में पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखना। जो मिर्च और टमाटर का जो रंग होता है वो आपका इसी कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो मैंने तीनों आपको बता दिया। लवक, लवक सिर्फ पादप उतक में पाया जाता है। पादप उतक बोले तो पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब तो इधर वाला देख लेते हैं, इधर क्या छूट रहा था? इधर कुछ भी छूट रहा था? चलो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। हाँ, ये हमने यहाँ पर छोड़ा था। कह रहे हैं कि पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। देखिए, पादप कोशिकाओं में मौजूद, ध्यान समझिएगा, पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तित कर देती है। देखो, अच्छा मैंने इसका जो आंसर यहाँ पर नहीं हाइड किया था ना, कोई बात नहीं, तो जल्द इसका आंसर होगा, है ना। हाइड मैंने इसका आंसर नहीं करना भूल गया था ना, इसको एडिट करना, सब चीज़ अपने से करना पड़ता है, तो कहीं कहीं माइंड गड़बड़ा जाता है मेरे भाई। खैर कोई बात नहीं, इसको मैं हाइड नहीं किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? जल हो जाएगा। पौधे का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? इंपॉर्टेंट जो समझिए कि उसका पोषक तत्व वो जल ही है। इसी कारण जो है, इसी की मात्रा से जो है संचालन, मतलब कि संचालन का मतलब क्या हो गया? संचालन का मतलब क्या है? कि पौधे का सभी अंग जो अच्छे से कार्य कर, संचालन जो सुचारू रूप से हो रहा है ना। तो कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देते जल आपका। समझ के बात को ना, क्योंकि अब जल उसको नहीं मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा। कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए, बाकी विद्युत रासायनिक संपद यह नहीं होगा क्योंकि इसके पास नर्वस सिस्टम ही नहीं होता, कहाँ से आएगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है। देखो भाई, कितना एक्सप्लेन के साथ मैंने आपको लास्ट क्लास में सेल वाले में बताया था। क्यों होती है भाई? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, मैंने बोला था कि पौधों की बहुत सारी कोशिका क्या होती है? डेड सेल होती है। अब डेड सेल है तो उसको क्या ही उतना एनर्जी की जरूरत है क्या नहीं है? तो सिंपल आंसर हो जाएगा, इसको ज़्यादा जरूरत नहीं होती, हमको ज़्यादा जरूरत होती है। मनुष्य को ऊर्जा की ज़्यादा जरूरत होती है पौधे के मुकाबले, क्योंकि हम लोग तो भाई जानते हो सब काम करेंगे तो एनर्जी नहीं रहेगा तो काम ही नहीं होगा। तो क्योंकि उनके अत्यधिक मृत कोशिका पाए थे, इसलिए पौधे को कम ऊर्जा चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? वह क्या बात है, कह रहा है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, इसका भी ऐड नहीं किए हैं, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है ये पूछ रहा है। तो देखो सिंपल सी बात है मेरे भाई, सेल वॉल क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल कह रहा है कि क्यों पाया जाता है,
तेरा एक बार ऑप्शन पर नज़र दोहराते हैं मेरे भाई। क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। क्योंकि पादप कोशिका सजीव होती है। अब चूंकि पादप कोशिका सजीव है इसलिए पाया नहीं, ये तो ऐसे ही गलत हो देखते गलत लगता है। क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली नहीं होती है, गलत है भाई। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली भी होती है, कोशिका भित्ति भी होती है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी आवश्यकता होती है, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। देखो अब चूंकि पौधा है बेचारा, कुछ भी आंधी तूफान आएगा उसको कोई बचाने वाला है नहीं, वो जहाँ का है तहाँ ही रहेगा, तो उसको सुरक्षा करने वाला थोड़ा ज़्यादा चाहिए ना, Z+ सिक्योरिटी चाहिए ना। तो कोशिका भित्ति जो है ना, कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका का Z+ सिक्योरिटी है। हमको क्या है, हम लोग को कोई मारेगा तो भाग जाएंगे, कुछ आंधी तूफान आग आएगा तो भाग जाएंगे, समझ गए ना। हम अपने कोशिका को डैमेज होने से आसानी से बचा सकते हैं। लेकिन पौधा कैसे बचाएगा, तो उसकी कोशिका भित्ति जो ऊपर है, देखिए ये आपका कोशिका है, पादप की कोशिका है, इसके ऊपर कोशिका झिल्ली भी होता है। कोशिका झिल्ली पादप जंतु दोनों में होगा, प्लस में पादप में एक एक्स्ट्रा होगा, कोशिका भित्ति भी होगा ऊपर से, ताकि इसको ज़्यादा सुरक्षा मिल सके पर्यावरणीय कारकों से, जो उद्दीपन से इसको ज़्यादा सुरक्षा मिल सके। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए मेरे भाई आगे देखते हैं। यहाँ तक तो आप आ गए हैं, आगे देखते हैं। कह रहा है कि कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने DNA और राइबोसोम होते हैं। क्या वह मज़ेदार क्वेश्चन है। ये कोशिका है, कोशिका में केंद्रक होता है। केंद्रक में क्या होता है मेरे भाई, केंद्रक में होता है न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है केंद्रक में, क्या होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब सर क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड का मतलब हो गया सर DNA और RNA। न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या हो गया, DNA और RNA। DNA और RNA को ही न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, समझ गए ना। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। तो केंद्रक के पास तो होगा या भाई अपना सब चीज़ होगा, लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि केंद्रक के अलावा और दो अंग हैं कोशिका का ऐसे जिनके पास खुद का DNA और राइबोसोम होता है। तो बताया था मैंने आपको, एक लवक जो है जिसको प्लास्टिड बोलते हैं, जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, इसके पास खुद का DNA और राइबोसोम होता है। और एक कौन सा है, एक आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। तो लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का DNA और राइबोसोम होता है, समझ गए ना। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। चलिए अच्छा एक बात और हम बताइएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसी झिल्ली से घिरी होती है, तो ये दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। कैसी झिल्ली से घिरी होती है, दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली है, जो बाहरी झिल्ली एक हो गया बाहरी झिल्ली, ये मान चलिए आपका माइटोकॉन्ड्रिया का, मैं हटाता हूँ इसको, ये आपका क्या हो सकती है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह से आपका माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से हो गया। तो ये तो बाहरी झिल्ली इसका हो गया, ठीक है ना। इसका जो आंतरिक झिल्ली है ये साथियों वलय होती है, क्या होती है, वलय होती है। और इसकी आंतरिक झिल्ली को जो है, इसकी जो आंतरिक झिल्ली जो कि वलय होती है, ये आंतरिक झिल्ली को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी। पूछा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ATP का निर्माण होता है। श्वसन का जो अंतिम चरण है, वायवीय श्वसन का अंतिम चरण, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ये आपको समझ नहीं आया होगा, श्वसन वाले में समझ आएगा, ठीक है। चलिए देख लिया हमने यहाँ तक, यहाँ देखते हैं अब। ये देखिए थोड़ा सा बहुत बड़ा आपको दिख रहा होगा, लेकिन पढ़ते हैं इसको। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनु बाह्य माध्यम में रखते हैं, तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी, ठीक है, किंतु फटेगी नहीं, जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी। पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने वाले जल के दाब का सहन करने में सहायक करता है। कितना मज़ेदार क्वेश्चन है, कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था परासरण का, बताया था कि नहीं बताया था, अरे बताया था कि नहीं, बताया था बिल्कुल सर। परासरण क्या होता है कि जब किसी तनु विलयन से जल का, जब किसी तनु विलयन से दूसरे विलयन में, जब किसी तनु विलयन से दूसरे विलयन या दूसरे सांद्र विलयन में बोल लो जल का परिवहन हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, परासरण कहेंगे। यानी कि जल के अणु का परिवहन होगा ना किसी सेलेक्टेड झिल्ली से, पारगम्य झिल्ली से या अर्धपारगम्य झिल्ली या पारगम्य झिल्ली से होगा, तो वो आपका क्या होगा, परासरण होगा। समझ गए बात को ना। तो परासरण आप समझ गए। तो यहाँ कह रहा है कि जो कोशिका भित्ति है, यानी कि जो जंतु कोशिका है, ये मान लीजिए आपका जंतु कोशिका हो गया, और ये मान लेते हैं पादप कोशिका, चौड़ा होता है ना थोड़ा सा। तो पादप कोशिका के ऊपर क्या होता है, कोशिका झिल्ली। और जंतु कोशिका के ऊपर क्या होता है, कोशिका झिल्ली भी होगा और कोशिका भित्ति भी होगा। होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। तो पादप कोशिका अगर फूल जाएगी, पादप कोशिका अगर ज़्यादा फूल जाएगी, पादप कोशिका ज़्यादा फूल जाएगी, तो कोशिका झिल्ली जो बाहर है वो तो इसको मतलब दबाने का प्रयास करेगा कि भाई तुम मत फटो। भाई देखो ज़्यादा अगर कोशिका फूल जाएगा तो कोशिका झिल्ली भी नहीं बचा पाएगी, कोशिका फट जाएगा। लेकिन जो कोशिका भित्ति ज़्यादा फूल जाएगी तो इसको पचकाने के लिए, यानी इसको दबाने के लिए देखो है,
कोशिका झिल्ली भी है प्लस में कोशिका भित्ति भी है। समझ के बात को ना। तो कोशिका जो पादप कोशिका वो नहीं फटती है, पादप कोशिका जो नहीं फटती है, क्योंकि पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है ना। तो किसके कारण होगा ये? कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिका फूल भी जाएगा तो नहीं फटती है। अब सर क्वेश्चन तो अपने आप बोल दिया, आप कुछ और भी बता दीजिए क्या बोलना चाह रहा है एग्जैक्ट क्वेश्चन। जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका, जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनु बाह्य माध्यम में रखते हैं, यानी पादप कोशिका, कवक कोशिका, जीवाणु कोशिका, ये मान लेते हैं पादप कोशिका, ये जीवाणु कोशिका, ये आपका क्या हो गया? ये पादप हो गया, ये पादप, और ये कवक कोशिका, और ये जीवाणु कोशिका। ये क्या हो गया? जीवाणु कोशिका। पता है कि पादप में भी कोशिका भित्ति होती है कि नहीं होती है? कवक के भी कोशिका भित्ति होती है और जीवाणु के भी कोशिका भित्ति होती है। सबका मैंने कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति बना दिया। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और जीवाणु की पेप्टिकोग्लाइकन की बनी होती है। तो यहाँ कह रहा है कि जब यदि इन तीनों को अत्यधिक तनु बाह्य माध्यम में रखते हैं तो क्या होगा? तो होगा क्या मेरे भाई? कोशिका तो तीनों फूल जाएगा। मैंने बताया है ना कि जब आप मेरे भाई कि अल्प परासरणी दाब विलयन में रखते हैं, देखिएगा मैंने बताया था अल्प परासरणी दाब विलयन, अल्प परासरणी दाब विलयन। अल्प परासरणी दाब विलयन का मतलब क्या हो गया? अल्प परासरणी दाब विलयन का मतलब क्या हो गया कि जो विलयन है तनु ज़्यादा है, जो विलयन है वो तनु ज़्यादा है, और इसमें जो आप कोशिका रख रहे हो उसके अंदर सांद्र विलयन है। अल्प परासरणी दाब विलयन में आप कोशिका को रख रहे हो। अल्प परासरणी दाब विलयन का मतलब क्या हुआ कि सर जो तनु विलयन है उसको अल्प परासरणी दाब विलयन कहते हैं। जब अल्प परासरणी दाब विलयन जिसमें पानी ज़्यादा है उसमें इन तीनों को रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है तीनों फूलेगा, लेकिन कौन नहीं फटेगा? तो पादप कोशिका ये नहीं फटेगी, क्योंकि इसके बाहर जो कोशिका भित्ति है ये फटने के लिए जोर लगाएगा, भाई हम फटेंगे पूरा जोर से, और कोशिका भित्ति भी जोर लगाएगा, तुमको फटने नहीं देंगे। लेकिन ये कवक और जीवाणु है ये सब फट जाएगा। तो पादप का जो है कोशिका भित्ति जो है ये मदद करती है इसमें, ठीक। चलिए, देखा कितना मज़ेदार क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। अच्छा, ये तो कट ही गया, इसको हटा ही दो। रंगहीन लवक को क्या कहते हैं? अभी जस्ट पढ़े हैं रंगहीन लवक अभी 3 प्रकार का हमने देखा। जस्ट लवक कितने प्रकार का? 3 प्रकार का भी हमने देखा जस्ट। एक आपका हो गया ल्यूकोप्लास्ट। क्या हो गया? ल्यूकोप्लास्ट। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? अवर्णीय लवक कहते हैं, या इसी को रंगहीन लवक कहते हैं, ठीक है ना। तो आंसर यही हो जाएगा ना, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है ना। दूसरा आपका क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे इसको वर्णीय लवक, यानी कि वर्ण रंग प्रदान करेगा। देखा ना, अभी इसमें क्या होता है? जेंथोफिल और कैरोटीन होता है, अभी जस्ट बताएं। और तीसरा क्या होता है आपका? क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? हरित लवक, है ना। तो ये आपको याद हो गया आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? भाई मैंने बता दिया, दुनिया की सबसे लंबी कोशिका जो है, दुनिया की सबसे लंबी कोशिका जो वो क्या हो जाएगी आपकी? वो क्या हो जाएगी? न्यूरॉन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? न्यूरॉन हो जाएगी। देखिए यहाँ पर जिसको बड़ी नहीं बोलना चाहिए, लंबी बोलना चाहिए, लेकिन इन्होंने आंसर जो है न्यूरॉन ही दिया है, TCS ने, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका आंसर आपका हो जाएगा न्यूरॉन कोशिका, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है इधर है कोशिका पर्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। देखिए वही बात आ गया, कह रहा है कि कोशिका का जो फंक्शनल है, यानी कोशिका का जो कार्य होगा, फंक्शनल मतलब क्या होगा? कार्य जो करेगा कोशिका, ये नियंत्रण कौन करेगा? सिंपल सी बात है, केंद्रक करेगा, मैंने बता ही दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है, यानी कि एक कोशिका में ज़्यादा मात्रा में होता है। तो कौन होता है मेरे भाई? आपका ये होगा, आपका जल ही होगा। क्या होगा मेरे भाई? जल क्या होता है? एक कोशिका में सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, लगभग एक कोशिका में 65 से 70% आपका जल होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई आपका सूत्री विभाजन के चरण। ये तो आपका वही बता दिया मैंने, ये आपका जो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा इसका चरण में, तो इसको स्किप करते हैं फिलहाल अभी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कोशिका सिद्धांत इनमें से किस पर लागू नहीं होता? ये रिपीटेड है लग रहा है। एक मिनट, रिपीटेड है, एक मिनट देखता हूँ मैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन है, यहाँ से देखते हैं। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं का भित्तियों का निर्माण करता है? देखिए मैंने आपको बताया था ऊतक के प्रकार बताया था कि नहीं? जंतु ऊतक के प्रकार मैंने बताया था कि नहीं भाइयों? बताया था ना। जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के।
पहला आपका हो गया उपकला, जिसको एपिथेलियम ऊतक भी कहते हैं। दूसरा आपका हो गया संयोजी, दूसरा आपका क्या हो गया, संयोजी हो गया। तीसरा आपका साथियों हो गया कौन सा, तीसरा आपका हो गया पेशिया, तीसरा आपका पेशिया, चौथा हो गया आपका तंत्रिका। ये चारों तक हमने देख लिया है। उपकला का साथियों जो है 4 प्रकार होता है। कौन कौन, सल्की या सल्काभ उपकला ऊतक, स्तंभाकार उपकला ऊतक, घनाकार उपकला ऊतक और आपका अस्तरित सल्किल उपकला ऊतक। जो घनाकार उपकला ऊतक है मेरे भाई, घनाकार उपकला ऊतक है वो क्या करता है, वृक्क जो किडनी होता है ना उसके नलियों का निर्माण करता है। जो रेनल हाइमेन वगैरह होता है, पाइप वगैरह किडनी का, उस सब का निर्माण करता है कौन करता है आपका घनाकार। लेकिन तो यहाँ पर घनाकार दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन हम क्या मानेंगे, उपकला ऊतक, क्योंकि उसी का पार्ट है। समझ गए। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंग क्यों माना जाता है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया को स्पेशल अंग माना जा रहा है, क्यों भाई, इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम, इसलिए इसको स्पेशल ऑर्गन माना जा रहा है। सिंपल बात सर, इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाला बात नहीं है, क्योंकि इसके पास स्पेशल राइबोसोम और डीएनए किसी के पास जल्दी नहीं रहता है। लाइसोसोम के पास देखो नहीं है ना। ईआर जो है वो इतना काम करता है, प्रोटीन वैसा बनाता है, उसके पास नहीं है। गोल्जिका के पास खुद का नहीं है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास है, इसलिए इसको विचित्र अंगक बोलते हैं। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर के संचालन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। क्या कर रहा है, संचालन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। देखिए मैंने आपको बताया था संयोजी ऊतक, बताया था ना, अरे बताया था कि नहीं, संयोजी ऊतक बताया और आपको पेशीय ऊतक बताया था। ये दोनों ही जंतु ऊतक के प्रकार हैं, अभी जस्ट लिखा था मैंने। तो पेशीय ऊतक क्या करता है, गति के लिए जिम्मेवार है। पेशीय ऊतक गति के लिए जिम्मेवार है। और संयोजी ऊतक ये आपका हड्डियों का संरचना बनाता है, पंजर का निर्माण करता है कि नहीं करता है। तो ये दोनों मिल के जो मेरे भाई है, दोनों मिल के पेशीय ऊतक प्लस संयोजी ऊतक दोनों मिल के क्या करेगा, पूरा शरीर का मूवमेंट करने में मदद करता है। पूरे शरीर का मूवमेंट करने में क्या करता है, मदद करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पेशीय और संयोजी ऊतक। क्योंकि पेशीय ऊतक का मतलब क्या हो गया, गुदा हो गया। पेशीय ऊतक क्या हो गया, गुदा हो गया। गुदा है ना, पेशी मतलब गुदा, तो वो गति करने में मदद करेगा। जैसे आपका हाथ है, आपका मन है कि हाथ उठाए या ना उठाए, तो गति कर रहा है हाथ आपका, पैर आपका गति कर रहा है, तो पैर में हड्डी भी है, आपका मांस भी है, तो दोनों मिलकर। अब अगर मान चलिए हड्डी नहीं रहेगा, सिर्फ मांस रहेगा, तो आप चल पाइएगा, नहीं चल पाइएगा। समझ गए ना। और हड्डी है, मांस नहीं है, तो चल पाइएगा नहीं। तो दोनों मिलकर कार्य करता है बॉडी को पूरा गति कराने के लिए, संचालन के लिए, ठीक है ना, संचालन के लिए, शरीर के संचालन के लिए, ठीक है ना। चलिए, अगर सिंपल ऐसे बोलेगा कि मांसपेशियों की गति के लिए कौन जिम्मेवार है, सिंपल बोलेगा मांसपेशियों की गति के लिए कौन जिम्मेवार है, तब सिर्फ मारिएगा पेशीय ऊतक मारिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि एक विशेष जंतु ऊतक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे दिया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस ऊतक की पहचान कीजिए। मतलब यहाँ पर ऊतक का कार्य दिया गया, उसका मिलान करना। ए नंबर, यह अंगों के अंदर अवकाश को भर देता है, यह आंतरिक अंगों को सहारा देता है, यह ऊतक की मरम्मत में सहायक होता है। अब देखिए, मैंने आपको अवकाशी ऊतक बताया था। देखिए, यह अंगों के अंदर अवकाश नाम से पता चल रहा है, अवकाश नाम से पता चल रहा है, अवकाश मतलब अवकाशी ऊतक। इसको पता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरियोलर ऊतक। क्या बोलते हैं, एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू जो मेरे भाई है, ये अंदर के खाली जगह को क्या करता है, भरता है। अंदर के खाली जगह को क्या करता है, ये आपका भरता है। कौन, आपका अवकाशी ऊतक। और ये आंतरिक अंगों को भी सहारा देता है और ऊतक के मरम्मत में भी सहायता देता है। उपकला ऊतक क्या करता है सर, जो बाहरी, जो हमारा पूरा शरीर का जो बाहरी परत है, आंतरिक परत है, उसको बनाने का कार्य करता है। जो त्वचा का परत का निर्माण करता है वो आपका कौन करता है, ये आपका उपकला ऊतक करता है। लेकिन ये कह रहा है अंदर के जो खाली जगह है, अवकाश मतलब खाली जगह को भरने का काम कौन करता है, तो अवकाशी ऊतक करता है। मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था सर, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से बताया था और हमें अच्छे से याद भी है और इस क्वेश्चन को हम कर भी पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है। आगे बढ़ें क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। देखिए, आगे कह रहा है कि हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है। तो हड्डी किसका है, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक जैसे आपका लिगामेंट इसी का पार्ट है, आपका एरियोलर ऊतक इसी का पार्ट है, एरियोलर इसी का पार्ट है, टेंडन इसी का पार्ट है, उपास्थि सब संयोजी ऊतक का ही पार्ट है, रक्त, ये सारे क्या है, संयोजी ऊतक के ही पार्ट है। तो संयोजी ऊतक के पार्ट, तो हड्डी पूछा था, हड्डी किसका पार्ट है, संयोजी ऊतक का ही पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है, इधर देख लेते थोड़ा सा ना, इधर देख लेते हैं। कह रहा है कि हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है। देखो भाई, वसा संचायक ऊतक यानी कि जो वसा को स्टोर करता है, जो वसा को जमा करता है, उसे बोलेंगे वसा संचायक ऊतक। संचायक का मतलब जमा करना, संचायक, संग्रहित, संचित, स्टोर, सब का मतलब जमा करना होता है। तो जो वसा ऊतक होते हैं, वसीय ऊतक, जिसको इंग्लिश में एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं, ये क्या करता है, संयोजी ऊतक का कार्य करता है। मतलब संयोजी ऊतक के ये क्या है, पार्ट है।
बोलेगा कि वसा संचायक ऊतक किसका पार्ट है, तो ये आपका संयोजी ऊतक का ही पार्ट है और ये क्या करता है, वसा को जमा करता है। तो ध्यान रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडिपोज ऊतक। एडिपोज ऊतक हिंदी में वसा ऊतक कहते हैं, संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। अब देखिए यहाँ पर पूछा है ऊतक क्या होता है, ऊतक का डेफिनेशन पूछ लिया है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने और कार्य करने में अलग, बिल्कुल नहीं। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती है परंतु दिखने और कार्य में समान, बिल्कुल नहीं। वे कोशिका जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती है, बिल्कुल नहीं। वे कोशिका जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है, वही आपका क्या होता है, ऊतक होता है। मैंने बहुत अच्छे से ऊतक डिटेल में शुरू में आपको डेफिनेशन बताया था कि मान चलिए एक कोशिका है, इसका काम समान है, फिर दूसरा कोशिका है, इसका भी काम समान है, फिर तीसरा कोशिका, इसका भी काम समान है, दिखने में, संरचना में सब चीज़ समान है। तो ये सब मिलकर क्या बना लेंगे, ऊतक बना लेंगे, जो कि एक साथ समान कार्य को करेंगे। तो आपको ऊतक का डेफिनेशन यही है। ठीक है, चलिए हड्डी, ये तो बता दिया मैंने आपको। अच्छा, इन सब का मैंने इसको रीड नहीं किया था, कोई बात नहीं। कह रहा है इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। देखिए कह रहा है कि कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। तो त्वचा के नीचे पेशी ऊतक तो कभी नहीं होगा, तंत्रिका ऊतक कभी नहीं होगा, उपकला ऊतक नहीं होगा। उपकला ऊतक तो क्या करता है, ये आपका आंतरिक और बाह्य अस्तर का निर्माण करता है। तो त्वचा के नीचे कौन होता है आपका, ये आपका वसा की छोटे छोटे पुंजे, ये आपका त्वचा हो गया। इसके नीचे क्या होता है, वसा की छोटी छोटी गोलियों के रूप में वसा पुंजों का निर्माण करता है वसा ऊतक। तो वसा ऊतक क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर मेरे भाई आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वसा ऊतक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको समझिए कि एक तरह से ढीला टाइप का ऊतक है। जो वसा ऊतक है ये क्या है, त्वचा के नीचे होता है, ढीले रूप से ये आपका क्या है, एक तरह समझिए कि इंसुलेशन करने का काम करता है। ठीक है ना, आपको शरीर में गर्मी पूरा बनाए रखेगा। मैंने बोला था ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ के जंतुओं में ये वसा ऊतक ज़्यादातर होता है, समझ गए ना। और ये क्या होता है, उष्मा का कुचालक होता है, गर्मी को आपको शरीर से बाहर नहीं निकलने देगा ना। कहता है घी ज़्यादा खाओगे, घी में वसा होता है तो गर्मी बना रहता है शरीर में, ठंडा नहीं लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इधर नेक्स्ट आपका इधर है, नेक्स्ट इधर देख सकते हैं। इनमें से कौन सा ऊतक की मरम्मत में मदद करता है, ऊतक की मरम्मत में मदद करता है। कंडरा, स्नायु, ये सब नहीं। अच्छा, कंडरा बता सकते हैं, कंडरा, स्नायु, स्नायु को क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट का क्या कार्य है, आप बता सकते हैं लिगामेंट का क्या कार्य है। तो लिगामेंट का मेरे भाई कार्य क्या होता है, लिगामेंट का कार्य क्या होता है, बोन टू बोन, यानी बोन टू बोन यानी कि हड्डियों को हड्डियों से जोड़ना। और कंडरा का कार्य क्या होता है, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ना। और एरियोलर ऊतक इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, अवकाशी ऊतक। अभी जस्ट देखें ना, अवकाशी ऊतक जो अंदर का जो खाली जगह है ना, अंदर का जो खाली जगह है उसको भरने का काम करता है। और टूटी फूटी कोशिकाओं ऊतकों को मरम्मत करने का कार्य करता है एरियोलर ऊतक। उपास्थि क्या साथियों आपका, ये लचीला ऊतक होता है जो कान में, नाक में आपका ये देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो आपका हो गया ये। इधर देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं। कह रहा है कि उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य के लिए एक विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, को क्या कहते हैं। देखिए मेरे भाई, ये पूछ रहा है कि उन कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। पहले तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक ही कहेंगे, कोशिकाओं के समूह को ऊतक ही कहेंगे। अब ऊतक भी बहुत सारा प्रकार का है, कौन सा ऊतक ये पूछ रहा है। जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए शरीर की मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है और जो शरीर की गति से संबंधित है। तो कितना ईजी बोल दिया, शरीर की गति से संबंधित है। तो भाई गति आ गया तो पेशी ही होगा, मांसपेशियों की गति पेशी गति होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, मांसपेशी या पेशी गति। ठीक है, चलिए। अच्छा, मांसपेशियों में जो आपका जो पेशी ऊतक है इसमें क्या पाया जाता है, एक सिकुड़ने वाला प्रोटीन पाया जाता है, सिकुड़ने वाला प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण जो है ये गति के लिए जिम्मेवार है। जिसके कारण क्या, ये गति के लिए जिम्मेवार है। मैंने बोला कि पेशी ऊतक गति के लिए जिम्मेवार होता है, क्यों, क्योंकि इसमें एक सिकुड़ने वाला प्रोटीन पाया जाता है जो कि मदद करता है गति करने में। ठीक है, चलिए। रक्त और हड्डियों के उदाहरण है, देखिए मतलब किसके उदाहरण, अभी जस्ट देखा कि संयोजी ऊतक, फिर से लिखता हूँ, रक्त हो गया, हड्डी हो गया, और आपका उपास्थि हो गया, उपास्थि गलत लिख दिया मैंने, उपास्थि हो गया, और आपका क्या बोलते हैं, लिगामेंट हो गया, इसको हिंदी में स्नायु बोलते हैं, टेंडन हो गया जिसको हिंदी में कंडरा बोलते हैं, और आपका एगो एरियोलर हो गया। ये सारे किसके पार्ट हैं, ये सारे आपके
किसका पार्ट है, संयोजी ऊतक के पार्ट है, तो संयोजी ऊतक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं नेक्स्ट आपका। नेक्स्ट आपका मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने, तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा हड्डी। ठीक है, ये आंसर इजी। तो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक बनता है, तो कौन सा ऊतक बनता है, त्वचा के नीचे, अभी जस्ट बताया ना त्वचा के नीचे, तो क्या बनेगा, वसा ऊतक बनेगा। क्या बनेगा साथियों, ये वसा ऊतक आपका बनेगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन एक संयोजी ऊतक, ये सब आप बना लीजिएगा हड्डी आराम से। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, मतलब जो क्वेश्चन इजी है उसको हम क्यों करेंगे, है ना भाई, सीधी सी बात है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन आपका आया है स्ट्रैटेडी 5 स्क्वेमस एपिथेलियम, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं अस्तरित सल्की उपकला ऊतक। क्या कहते हैं, अस्तरित सल्की उपकला ऊतक कहते हैं, उपकला ऊतक कहते हैं। कह रहा किस में मौजूद है, किस में मौजूद है मेरे भाई, तो ये आपका जो मेरे भाई मौजूद रहता है, ये आपका रहता है त्वचा में। किस में रहता है, त्वचा में। क्यों सर, क्योंकि त्वचा जो आपका है, पहले देखो कि अस्तरित सल्की उपकला होता है, इसमें पूरा मिक्स होता है। मैंने बताया था कि उपकला ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। उपकला ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक हो गया आपका सल्की, दूसरा स्तंभाकार, तीसरा घनाकार और चौथा आपका अस्तरित। तो अस्तरित में क्या होता है, घनाकार, स्तंभाकार और सल्की तीनों मिक्स होता है, समझ गए ना, तीनों क्या होता है, मिक्स, यानी कि परत के रूप में रहता है। ये क्या रहता है, परत के रूप में, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर परत के रूप में रहता है। तो आपका त्वचा जो मेरे भाई है, त्वचा जो वो क्या है, अरे वो क्या है, ऊपर परत ही तो है ना, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी सारा चीज़ मैंने आपको बता रखा है कि कौन कहाँ रहता है। घनाकार कहाँ रहता है, वृक्क के नलियों में रहता है। आपका सल्की उपकला होता है कहाँ रहता है, मुंह और आहार नाल के स्तर को बनाता है ना, सारा चीज़ मैंने आपको ये बता रखा है। यहाँ दिखा रहा है कि डैश ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं, कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। मैंने बताया था कि संयोजी ऊतक जो होते हैं, संयोजी ऊतक जो मेरे भाई होते हैं, उसकी कोशिकाओं, ये आपके संयोजी ऊतक की कोशिका होगी, इसमें गैप थोड़ा बहुत रहता है हल्का फुल्का, तो गैप हो गया आपका, सटे कम रहते हैं। संयोजी ऊतक की कोशिका कम सटे रहते हैं, तो इसका गैप जो है इस गैप में क्या रहता है, इस गैप में साथियों मैट्रिक्स भरा रहता है। क्या रहता है, मैट्रिक्स भरा रहता है। और ये मैट्रिक्स आपका तरल हो सकते हैं, कठोर हो सकते हैं, बताया था ना, तरल हो सकते हैं और ये कठोर हो सकते हैं। जो आपका अस्थि है, हड्डी है, उसमें क्या होता है, जो आपका कठोर जो आपका होता है मैट्रिक्स होता है, उसमें क्या होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट होता है। मैंने बताया था कि नहीं बताया था, बिल्कुल मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, तो कह रहा है किस में मैट्रिक्स होता है, तो आपका संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स होता है। ठीक है ना, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के एल्विलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहाँ डैश संकुचन और विश्राम होता है। मतलब किस प्रकार हो, अस्थायी, नहीं, एक, नियमित, मतलब क्या है, पहले समझो कि ये फेफड़े के एल्वियाली क्या है। देखिए मेरे भाई, जैसे हम सांस लेते हैं, ये हमारा हो गया ट्रेकिया, जिसको श्वास नली कहते हैं। ये ट्रेकिया साथियों आगे जो है 2 ब्रोंकस में डिवाइड रहता है। ये ब्रोंकस फिर आगे साथियों ब्रोंकाई में डिवाइड रहता है। ये ब्रोंकस आपका ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकाई आपका इधर फेफड़े से इधर कनेक्ट रहता है, ब्रोंकाई फिर आपका इधर फेफड़े से कनेक्ट रहता है। और फेफड़े में क्या रहता है मेरे भाई, छोटे छोटे गुब्बारे जैसे संरचना रहती है। फेफड़े में क्या रहती है, छोटे छोटे गुब्बारे जैसे संरचना रहती है, जिसे एल्वियोली कहते हैं, या हिंदी में वायु कुपिका या वायु कोष्टिका कहते हैं। होता क्या है, जब भी हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर सांस ले रहे हैं, तो इस ट्रेकिया के माध्यम से अंदर जाएगा और ये वायु कोपिका में ऑक्सीजन जाके बैठ जाता है। समझ गए ना, यही बता दे रहा है। तो कह रहा है कि एल्वियोली अब समझ गया, एल्वियोली समझ गए ना। तो यहाँ पर एल्वियोली का काम नहीं पूछा है, बस ये पूछा है स्क्वेमस एपिथेलियम जो है ये फेफड़ों के एल्वियोलाई में पाया जाता है और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहाँ क्या नहीं होता है, मतलब जहाँ संकुचन और विश्राम कैसा होगा, संकुचन और विश्राम जहाँ नहीं होगा वहाँ पर स्क्वेमस एपिथेलियम पाया जाएगा। संकुचन और विश्राम नियमित होगा, मतलब लगातार होगा, नियमित रूप से। संकुचन और विश्राम एक बार होगा, संकुचन और विश्राम अस्थायी रूप से होगा। तो मेरे भाई जो है मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि फेफड़े में जो संकुचन होता है, फेफड़े में संकुचन होता है और फैलाव भी होता है। तो फेफड़े में क्या होता है, अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी रूप से, नियमित रूप से नहीं। जैसे हार्ट में आपका क्या है, हार्ट में संकुचन शीतलन एकदम नियमित रूप से होगा, रुक नहीं सकता है। फेफड़े में क्या होगा, हृदय में क्या होगा, संकुचन और शीतलन एक बार सिकुड़ेगा, एक बार फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा, ये नियमित चलेगा लगातार, समझ गए ना, रेगुलर फॉर्म में। लेकिन फेफड़ा वगैरह में ये नियमित नहीं चलता है, अनियमित चलता है, यानी हम कह सकते हैं अस्थायी रूप से चलता है। ठीक है ना, यही कहना चाह रहा था। चलिए, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है, तो ध्यान रखना त्वचा जो है ये आपका अधिचर्म कोशिका से बनी है। त्वचा किससे बनी है आपका, ये आपका बनी है अधिचर्म कोशिका से। इसको सिंपल ध्यान रख लो, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बस आपको याद ही रखना पड़ेगा मेरे भाई। त्वचा किससे बनी है, अधिचर्म कोशिका से बनी हुई है, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पेशी ऊतक कितने प्रकार का होता है? पेशी ऊतक कितने प्रकार होता है? तो पेशी ऊतक जो मेरे भाई होता है आपका, ये कितने प्रकार होता है? मैंने आपको बताया था ये 3 प्रकार होता है। सर कौन कौन सा? पहला आपका हो गया रेखित पेशी, पहला क्या हो गया? पहला हो गया रेखित पेशी आपका हो गया, दूसरा हो गया अरेखित पेशी, दूसरा हो गया अरेखित पेशी, तीसरा आपका क्या हो गया? हृदय पेशी। तो 3 प्रकार के पेशी से ये मिलकर बना होता है। हृदय पेशी में रेखित अरेखित दोनों होता है। हृदय पेशी कैसी होती है? अनैच्छिक, मतलब आप इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। रेखित पेशी जिसको हम क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं, मतलब अपने आप से आप जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हाथ में कौन सा पेशी है, गर्दन में कौन सा पेशी है, पीठ में कौन सा पेशी है, पैर में कौन सा पेशी है? रेखित पेशी है। क्योंकि अपना मेरा अपना मन, हाथ को डोलाएं, हिलाएं, पैर को आगे बढ़ाएं, ये अपना मतलब इच्छा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। तो ऐच्छिक पेशी और ये रेखित पेशी होता है। अरेखित पेशी क्या होता है? अरेखित पेशी जो अपने इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर सकते हैं, है ना, वो आपका अरेखित पेशी होता है। और अरेखित पेशी को चिकनी पेशी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें धारीदार नहीं पासता। और रेखित पेशी जो होता है मेरे भाई आपका, रेखित पेशी होता है, इसमें क्या होता है? जब इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कुछ इस तरह से संरचना दिखती है धारीदार, और ये लाल भूले कलर के होते हैं, ठीक है ना। शाखा इसमें नहीं होती है, अशाखित होती है। क्या होती है? अशाखित होती है, लेकिन केंद्रक बहुत होता है। अशाखित के साथ साथ बहुकेंद्रकीय होती है। जो अरेखित है ये भी, इसमें भी शाखा नहीं होगा, लेकिन इसमें एक ही केंद्रक होगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी। और रेखित पेशी को क्या कहते हैं? कंकाल पेशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाल पेशी, क्योंकि ये कंकाल से ज़्यादातर जुड़ा रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है। तो मैंने बता दिया कि अधिचर्म कोशिका से त्वचा, त्वचा जो ऊपर का आपका जो हाथ का ऊपर का त्वचा है वो किस प्रकार की कोशिका से बनी है? अधिचर्म नामक कोशिका से वो बनी है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाता है? देखिए वही क्वेश्चन रिपीटेड है, वही क्वेश्चन ये आता है एपिडर्मिस। देखिए एपिडर्मिस जो है, इसी को कहीं इंग्लिश लिखता है तो कहीं हिंदी लिखता है, कहीं इंग्लिश लिखता है तो कहीं हिंदी। जो अधिचर्म है इसी को एपिडर्मिस भी कहते हैं। एपिडर्मिस इंग्लिश शब्द है, एपिडर्मिस क्या है? इंग्लिश शब्द है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, मानव शरीर की त्वचा की सबसे बाह्य परत क्या होता है? एपिडर्मिस होता है। इस बात को ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर आपका कहता है कि डैश ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। डैश ऊतक के प्रकार जो है क्या बनाते हैं? ग्रंथियां बनाते हैं। जो एपिथेलियल आपका है, एपिथेलियल है क्योंकि इसमें परत होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? परत होता है, इसलिए क्या बनाते हैं? इसके चलते ये ग्रंथियां बनाते हैं। ग्रंथियां बनाने का मतलब क्या हुआ? ग्रंथि का मतलब क्या हुआ? जो कुछ ना कुछ पदार्थ बनाए, जैसे हार्मोन निकाले, एंजाइम निकाले, ठीक है ना। तो एपिथेलियम जो ऊतक होते हैं इसके ये जो है क्या बनाते हैं? ग्रंथि बनाते हैं। समझ गए ना। चलिए ये देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अस्थि भी है, रक्त भी, उपास्थि भी है, तंत्रिका कोशिका ये नहीं है, ठीक है ना। जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन, एक मिनट थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। जंतु कोशिका में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्माण करती है। मैंने बता दिया आपको कि जो आपका वृक्क का जो नली होता है, वृक्क का जो पाठ पुर्जा होता है वृक्क का, वो किससे बना होता है? बना होता है एपिथेलियम ऊतक से। कौन सा एपिथेलियम ऊतक? घनाकर। कौन सा मेरे भाई? घनाकर, यानी कि क्यूबॉइडल, यानी कि क्यूबॉइडल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। बाकी सभी घनाकार उपकला ऊतक 4 प्रकार होते हैं, चारों आपको काम याद है। डैश ऊतक के प्रकार ग्रंथियां तो रिपीट है ना। इधर देखते हैं, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं डैश में पाई जाती है। कह रहा है कि हिस्टामिन जो स्रावक कोशिका है, देखिए हिस्टामिन क्या मेरे भाई आपका? एक प्रकार का रसायन है। हिस्टामिन क्या एक प्रकार का मेरे भाई आपका रसायन होता है, और ये जो है आपका किसमें पाया जाता है? संयोजी ऊतक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? संयोजी ऊतक की कोशिका में आपका पाया जाता है हिस्टामिन स्रावक, ठीक है ना। इस बात को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा, और भी अगर हम कुछ बात कर लें, और भी कुछ बात करें, जैसे कि मास्ट कोशिका की बात कर लें। मास्ट कोशिका ये सभी किसमें पाई जाती है? मास्ट कोशिका हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया, है ना, फाइब्रिनोजन कोशिका, मास्ट कोशिका, फाइब्रिनोजन कोशिका और आपका हिस्टामिन कोशिका, सारे संयोजी ऊतक के पार्ट हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो इसका कट गया है, इसको हटाओ, ये इमेज वाला था, ये तो आएगा नहीं आपके एग्जाम में। ये फिर कह रहा है आपका कि अवकाशो ऊतक, वही एरियोलर टिश्यू जो है डैश के बीच एक पूरक ऊतक फील्ड टिश्यू का काम करता है। तो वही बात है, किनके बीच ये क्या करता है? तो ये मेरे भाई आपका किसके बीच करता है? तो आपको मैंने अच्छे से बताया हुआ था, ये आपका त्वचा और मांसपेशियों के बीच, त्वचा और मांसपेशियों के बीच जो त्वचा और मांसपेशियों के बीच जो आपका उपस्थित रहता है अवकाश ऊतक या एरियोलर टिश्यू, या सिंपल कभी कभी अवकाशी ऊतक बोलेगा, ठीक है ना। और ये क्या करता है? आंतरिक, शरीर के अंदर आंतरिक अंगों को भरने का कार्य करता है, शरीर के अंदर आंतरिक अंगों को भरने का कार्य करता है, और त्वचा को मरम्मत करने का भी कार्य करता है। अभी जस्ट देखे थे, तो ये सारे काम याद रखें, ठीक है। अच्छा, अगर बोलोगे त्वचा के नीचे कौन रहता है? तो वसा ऊतक। कौन सा? वसा ऊतक रहता है, समझ गए ना। चलिए यहाँ कह रहा है त्वचा और मांसपेशी, त्वचा और मांसपेशी के बीच एरियोलर टिश्यू, खाली बोल देगा त्वचा के नीचे कौन सा ऊतक रहता है? तो वसा ऊतक,
वसा के पुंजों के रूप में रहता है, छोटी छोटी गोलियों के रूप में, ठीक है। चलिए, निम्न में से लाल लाल संवहनीय संयोजी ऊतक कौन है? देखिए, आपको मैंने ये टॉपिक स्किप किया था, बोला था कि रक्त भी क्या एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, बताया था कि नहीं बताया था? तो मैंने रक्त आपको नहीं पढ़ाया था, बोला था जो परिवहन तंत्र आएगा उसमें मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा। तो रक्त का एक पार्ट होता है मेरे भाई, रक्त का एक पार्ट होता है आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, प्लाज्मा। तो आरबीसी क्या होता है? लाल, रेड ब्लड सेल, लाल। तो क्या हो जाएगा? लाल रक्त, क्योंकि लाल ही पूछ रहा है तो लाल हो जाएगा, सिंपल ऐसे ही बना देंगे इसको, कोई बात नहीं, सब बहुत ईजी आप कर लेंगे। कह रहा है कि पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया? देखिए, जाइलम क्या है बताया था सर जाइलम एक प्रकार का संवहनी ऊतक होता है, आपने बहुत अच्छे से बताया था, जो कि पौधों को जल और खनिज लवण देने का कार्य करता है। जाइलम के 4 पार्ट भी होते हैं, जाइलम के 4 पार्ट होते हैं सर, कौन कौन से? पहला होता है वाहिनिकाय है, पहला क्या होता है? वाहिनिकाय होता है। दूसरा सर आपने बताया था वाहिकाय होता है, दूसरा क्या होता है? वाहिकाय होते हैं। तीसरा सर आपने बताया था कि जाइलम मृदुतक होता है, क्या होता है? जाइलम मृदुतक होता है। और सर चौथा आपने बताया था कि जाइलम तंतु होता है, क्या होता है? जाइलम तंतु। ये 4 तत्वों से मिलकर क्या बना होता है? जाइलम आपका बना होता है। जो वाहिनिकाएं और वाहिकाएं हैं, यही दोनों मिलकर जल और खनिज पहुंचाने का काम करते हैं। जाइलम मृदुतक का काम क्या होता है? ये भोजन को पैकेजिंग करने का काम करता है, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया? मृदुतक। जाइलम तंतु क्या करता है? ये आपको कठोरता प्रदान करता है जाइलम ऊतक को, ठीक है ना। और जाइलम का काम क्या? ये आपका जो पौधे की गंदगी है, पौधे की जो अपशिष्ट पदार्थ है, पौधे का अपशिष्ट पदार्थ क्या हो गया? पौधे का उत्सर्जी पदार्थ क्या हो गया? गोंद, रेजिन, टैनिन, ये जाइलम जमा कर रखता है। तो रेजिन और गोंद क्या है? पौधे का क्या है? बेकार पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका हो जाएगा मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश ऊतक ग्रंथों क्रम तो रिपीटेड है, ठीक है। देखिए इस प्रश्न को देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है? पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए, अपशिष्ट का मतलब क्या हो गया? बेकार पदार्थ, जो कि शरीर को जरूरी नहीं है। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? कि भाई इस चीज़ को निकालो। उत्सर्जन का मतलब फेंकना होता है। जैसे मान चलिए आपके घर में कूड़ा कचरा आ गया, आप बोलेगा ना इसको उत्सर्जित कर दो, इसको क्या कर दो? इस कचरे को उत्सर्जित कर दो, मतलब निकाल के फेंक दो। तो वही है कि पादप, भाई पादप में भी तो बेकार पदार्थ होता है, वो भी तो सजीव है ना। हम लोग में बेकार पदार्थ क्या है? जैसे पसीना है, तो पसीना हम कैसे उत्सर्जित करते हैं? त्वचा के माध्यम से पसीना को निकाल देते हैं। आप बताइए, आपको पेशाब वगैरह हम कैसे निकालते हैं? मलमूत्र वगैरह कैसे निकालते हैं? ये भी बेकार पदार्थ है हमारे शरीर का, इसको भी निकालने का तरीका है, सभी को पता है, ठीक है ना। तो वही पौधों में भी तो भाई बेकार पदार्थ है, उसको भी तो निकालना जरूरी है। वो क्या करेगा बेकार पदार्थ को रख के? तो पौधों में जो बेकार पदार्थ है उसको निकालने की प्रक्रिया में क्या सही है? देखिए पहले बता देता हूँ, पौधे का बेकार पदार्थ का नाम क्या है, सुन लेते हैं। पौधे के जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, मतलब पौधे के जो बेकार पदार्थ हैं जो पौधों को नहीं चाहिए, वो क्या क्या है? गोंद है, टैनिन है और रेजिन है। ये तीनों क्या है? पौधे के बेकार पदार्थ हैं। ये क्या? और एक लेटेक्स भी होता है, एक साथ में क्या होता है? लेटेक्स भी होता है। ये सब पौधे के क्या है? बेकार पदार्थ है। इनको पौधे को निकालना बाहर बहुत ज़रूरत है। तो कैसे निकलता है ये? पादप मिट्टी में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन नहीं करते, गलत। पौधे क्या करते हैं? मिट्टी में भी अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन कर देते हैं। अब जैसे देखिए हम आपको बताते हैं कि पौधे का पत्ता जो है, पौधे का पत्ता अगर पक गया है पूरा, वो बूढ़ा हो गया पत्ता, तो पत्ता क्या करेगा? नीचे ही गिरता है ना। नीचे गिरता है कि नहीं गिरता है? बिल्कुल गिरता है। तो वो पौधे के लिए अपशिष्ट हो गया, वो क्या करेगा? तो नीचे गिरता है। तो पौधे का जो अपशिष्ट पदार्थ है वो मिट्टी में मिलता है, ये कह रहा है मिट्टी में नहीं मिलता, तो ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न एक अपशिष्ट उत्पाद, गलत। पहली बात, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड बनता ही नहीं है। पहली बात, कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए, बनता नहीं है। बनता क्या है? प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है? मैंने बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, तो उधर क्या बनता है? सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनेगा? ये बनता है इधर ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 बनता है, प्लस में जल बनता है, प्लस में ऑक्सीजन बनता है। तो उत्पाद में कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है? भले अभिकारक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को हम ले रहे हैं, तो ये तो गलत, ऐसे ही बोल दिया, ठीक है ना, तो गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट हमारा ये कह रहा है ऑप्शन नंबर सी कि पादप में अतिरिक्त जल को स्थानांतरण द्वारा निकाल दिया जाता नहीं है। मान चलिए पौधा के पास ज़्यादा जल हो गया, अब उसको उतना पानी की जरूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा? वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकाल देता है। होता क्या मेरे भाई, जैसे हम लोग को पानी ज़्यादा पी लिए तो हम लोग क्या करेंगे? मुँह से उल्टी करके निकाल देंगे। पौधे को ज़्यादा पानी हो गया तो वो कैसे निकालेगा? उसको तो कोई मुँह नहीं है, उल्टी करके निकाल देगा वो। पौधे का जो पत्ता होता है मेरे भाई, पौधे का पत्ता होता है, पत्ता में क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं बाहर में। पत्ते में क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे स्टोमाटा रंध्र कहते हैं। उसी रंध्र के माध्यम से क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्स्ट्रा पानी को वाष्प बना के उड़ा देते हैं, और उस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं।
यानी कि पौधों द्वारा अपने अत्यधिक यानी एक्स्ट्रा पानी को पत्ते के रंध्रों के माध्यम से बाहर निकालना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और ये कह रहा है स्थानांतरण द्वारा, तो ये गलत है ना। लास्ट देखते हैं, कुछ पौधे में अपशिष्ट उत्पाद राल रेजिन के रूप में संचित मतलब जमा होता है, तो बिल्कुल सही है। आपका लेटेक्स के रूप में जमा हो सकता है, गोंद के रूप में, टैनिन के रूप में, रेजिन के रूप में, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादप में संवहनी ऊतक का भाग नहीं लेती। देखिए संवहनी ऊतक का मतलब क्या होता है सर, एक होता है जाइलम और एक होता है सर फ्लोएम, यही दोनों संवहनी ऊतक होता है। जाइलम भी किससे बना होता है सर, 4 चीज़ों से बना होता है। फ्लोएम भी 4 चीज़ों से बना होता है। जाइलम 4 चीज़ों से कौन कौन सा बना होता है, वाहिकाएँ, जाइलम मृदु ऊतक, जाइलम तंतु। सेम फ्लोएम भी 4 चीज़ों से बना होता है। फ्लोएम 4 चीज़ कौन कौन सा बना होता है, लिख देता हूँ। पहला आपका हो गया चालनी नलिकाएँ। फ्लोएम कितने से बना होता है, 4 तत्वों से। पहला आपका चालनी नलिकाएँ, दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया सहकोशिकाएं, इसको कंपेनियन सेल कहते हैं, सहकोशिकाएं। तीसरा क्या होगा, तीसरा वही हो गया, हो जाएगा फ्लोएम मृदु तक, क्या हो जाएगा फ्लोएम मृदु तक, और चौथा हमारा हो जाएगा फ्लोएम तंतु। इसी 4 चीज़ से जो है फ्लोएम भी बना होता है। इसी 4 चीज़ से क्या है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम में दोनों 4 चीज़ से बना होता है। मृदु तक और तंतु दोनों में कॉमन है, बाकी ये दोनों अलग होती है। तो पूछ क्या रहा है, इनमें से किस प्रकार की कोशिकाओं में पादप में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती है। देखो भाई, संवाहिका और वाहिका ये दोनों किसका पार्ट हो गया, ये तो संवाहिका वाहिका किसका पार्ट हो गया, जाइलम का। बताया ना जाइलम का 4 प्रकार होता है। पहला आपका हो गया वाहिनिकाएँ हो गया, वाहिनिकाएँ। दूसरा वाहिका हो गया, है ना, वाहिकाएँ। देखो संवाहिका को वाहिनिकाएँ भी कहते हैं, है ना, संवाहिका को वाहिनिकाएँ भी कहते हैं। और वाहिका तो दिया हुआ ऑप्शन में है। पैरेन्काइमा मतलब क्या होता है, हिंदी में बोले थे मृदु तक। पैरेन्काइमा मतलब क्या होता है, मृदु तक। तो देखो भाई मृदु तक जाइलम में भी है, फ्लोएम में भी है और जाइलम में भी होगा, लेकिन कोलेनकाइमा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो कोलेनकाइमा को हिंदी में क्या कहते हैं, स्थूल कोण ऊतक, जो कि पौधे को यांत्रिक सहायता देने में मदद करता है। तो कोलेनकाइमा का संवहनी ऊतक में कोई यूज नहीं है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। समझ गए। चलिए फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि फ्लोएम के बारे में जो भोजन का परिवहन हो रहा है उसके बारे में ये पूछ रहा है, ठीक है ना। देखिए आपको पता है कि फ्लोएम जो मेरे भाई आपका है PHLOEM, फ्लोएम जो है ये क्या है, संवहनी ऊतक है, वास्कुलर टिश्यू है, ठीक है ना। और इसमें इसके 4 पार्ट होते हैं, चारों पार्ट मैंने आपको बता दिए। ये जो है क्या करता है, भोजन का स्थानांतरण करता है। तो भोजन का जो स्थानांतरण करता है सभी जगह, ये सुक्रोज के रूप में करता है। किस रूप में करता है, सुक्रोज के रूप में। अगर पूछ ले कि जो फ्लोएम है भोजन का स्थानांतरण करता है, भोजन को पहुंचाता है, भोजन का परिवहन करता है, तो किस रूप में, सुक्रोज के रूप में। सुक्रोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। जितना भी सुक्रोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज और क्या है सेलुलोज, ये सारे कार्बोहाइड्रेट के ही प्रकार है। स्टार्च, ये सारे कार्बोहाइड्रेट के ही प्रकार हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, फ्लोएम भोजन का परिवहन सुक्रोज के रूप में करता है। और जाइलम जो है खनिज और पानी और खनिज लवण का परिवहन करता है, तो वो आयंस के रूप में करता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। और फ्लोएम क्या करता है, द्विदिशीय परिवहन करता है। चूंकि भोजन बन रहा है पत्ते के पास, तो भोजन तो पौधे को सभी अंगों को चाहिए, पत्ते को भी चाहिए, तने को भी चाहिए, जड़ों के पास भी चाहिए। तो नीचे ऊपर सब जगह चाहिए, दोनों दिशा में चाहिए, सभी दिशा में चाहिए पौधे को भोजन। तो फ्लोएम क्या करता है, सभी दिशा में परिवहन करता है भोजन का। लेकिन जाइलम जो है जल का परिवहन सिर्फ नीचे से ऊपर करता है, क्योंकि जल नीचे ही है, पौधे के जड़ में ही है, तो वो नीचे से ऊपर जाएगा। तो खैर अभी फ्लोएम के बारे में देखते हैं। फ्लोएम में परिवहन ऊर्जा के उपभोग एटीपी द्वारा था। बिल्कुल सही बात है, जो ऊर्जा बना है उसको एटीपी के रूप में ही परिवहन करेगा ना, क्योंकि एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो माइटोकॉन्ड्रिया में निर्माण होता है, ठीक है। आरंभ में ऊर्जा का उपयोग करके सुक्रोज को फ्लोएम में ले जाया जाता है। मैंने बोला ना, सुक्रोज के रूप में क्या करता है वो, भोजन को एटीपी के रूप में, एटीपी को परिवहन करता है सभी जगह। फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है, नहीं ये गलत है। जीटीपी का मतलब क्या होता है, जीटीपी का मतलब है ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, और सीटीपी का मतलब क्या होता है, इसको लिख लो। जीटीपी मतलब ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, सीटीपी मतलब क्या होता है आपका, साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट होता है। हाँ, तो ये गलत है। फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग नहीं होता, परिवहन में तो एटीपी का ही प्रयोग होगा ना भाई, इसका गलत है, ये गलत है। सुक्रोज के कारण परासरण दाब में, सुक्रोज के कारण परासरण दाब में हुई वृद्धि के कारण जल फ्लोएम में चला जाता है। बिल्कुल सही बात है कि जब परासरण दाब में वृद्धि होगा तो जल क्या होगा, फ्लोएम में चला जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो गलत पूछा, तो गलत आपका कौन, गलत सी गलत है, तो आंसर हमारा सी ही होगा, गलत ही पूछ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, पौधों की पत्तियों द्वारा भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है। ये देखो, ये भी क्वेश्चन फ्लोएम संबंधित है। केवल बीज और बीजोत्कों को, केवल जड़ों और बीजों को,
केवल जड़ों और फलों तक, जड़ों, बीजों, फलों और बीजों तक, बिल्कुल सही बात है, सब हो जाएगा, सभी जगह भाई पहुंचाता है। सिर्फ ऐसा थोड़े है कि जड़ एक और बीज एक पहुंचाएगा, सभी जगह पहुंचाएगा। कहाँ पहुंचाएगा? सभी जगह पहुंचाएगा। समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जल रोधी बनाता है? जल रोधी का मतलब क्या होगा कि जल को बाहर ना आने दे, सिंपल सी बात है, जल रोधी मतलब जल को बाहर ना आने दे। तो लिग्निन जो मेरे भाई है ये क्या बनाता है? जाइलम को जल रोधी बनाता है। ये आपको जो है पानी को बाहर आने नहीं देता। एक प्रकार का समझिए कि पॉलीमर है ना, पॉलीमर है क्या? पॉलीमर मतलब बहुलक, जो कि बहुत सारे मोनोमर से बना होता है, बहुलक होता है, ठीक है ना। तो लिग्निन के कारण जो है जाइलम वाहिकाओं को, जो जाइलम की वाहिका है उसको क्या बनाता है? जल रोधी। मतलब अब चूंकि जाइलम का काम क्या है? जाइलम का काम है जल को पहुंचाना। अब जाइलम का पानी का लीकेज होगा उसके पाइप से, मतलब वाहिनिकाओं से। जाइलम का कौन काम करता है पानी पहुंचाने का? वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं एवं वाहिका, यही काम करता है। तो इन दोनों में से पानी की हानि को कौन बचाता है? लिग्निन बचाता है। कौन बचाता है? लिग्निन बचाता है, ठीक है ना। बाकी क्यूटिन साथियों क्या होता है? क्यूटिन होता है, क्यूटिन आप देखेंगे जो मरुद्भिद पौधे होते हैं, जो मरुस्थल में रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं, उसके परतों में, जैसे कैक्टस आपका हो गया, कैक्टस जो है ना, इसको कैक्टस के ऊपर वाला जो परत होता है एपिडर्मिस, उसमें पाया जाता है क्यूटिन नामक, जो कि जल की हानि को बचाता है, ठीक है ना। चलिए, पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? मतलब पौधे का जो अपशिष्ट उत्पाद है, बेकार पदार्थ, वो किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं, मतलब कहाँ कहाँ जो जमा करते हैं? पहला तो मैंने आपको शुरू में बताया था, रसधानी में भी जमा करता है, आपका जाइलम में भी जमा करता है, जो पुराने जाइलम होते हैं, और आपका पत्तियों में भी जमा करता है। ये सभी जगह पौधा अपना क्या करता है साथियों? क्या करता है? अपने बेकार पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ को रखता है। तो क्या हो जाएगा? पत्तियों में भी, रसधानी में भी रखता है और पुराने जाइलम में भी रखता है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो डैश का परिवहन करता है। तो सिंपल सी बात है, पोषकों का। जल का तो जाइलम करता है, ऑक्सीजन होगा नहीं, गैस होगा नहीं, पोषक मतलब भोज्य पदार्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाए? देखिए क्वेश्चन तो ऐसा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि देख के लोग जो है, देख के जिसको छोड़ देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन जरा आप अच्छे से समझिए, कहा क्या रहा है मेरे भाई आपको कि ये जो संवहनी ऊतक है, मतलब कि किसकी उपस्थिति? जटिल पादप। मैंने आपको बताया था कि जो आपका पौधे होते हैं मेरे भाई, उनको दो पार्ट में बांटे थे। एक किस आधार पर? कोशिका विभाजन के आधार पर। पादप को हमने किस आधार पर बांटा था? दो पार्ट में बांटा था। एक हो गया आपका विभजोतक, शॉर्ट में लिखता हूँ, और दूसरा हो गया आपका, दूसरा क्या होता है? अस्थायी ऊतक हुआ था, पता ना। विभजोतक क्या होता है? जिसमें कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। और अस्थायी ऊतक क्या होती है? ये विभजोतक से ही बनता है। जब विभजोतक में विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है तो वो अस्थायी ऊतक बन जाता है। अब अस्थायी ऊतक जो होते हैं वो जटिल होते हैं और सरल भी होते हैं। अस्थायी ऊतक आगे दो प्रकार के, एक होते हैं सरल अस्थायी ऊतक, एक होते हैं जटिल अस्थायी ऊतक। अब जटिल अस्थायी ऊतक के दो प्रकार होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम को ही क्या बोलते हैं? संवहनी ऊतक बोलते हैं, क्योंकि जटिल पादप का बात कर रहा है। तो संवहनी ऊतक क्या है मेरे भाई? आपका संवहनी ऊतक ये जटिल पादपों का विशिष्ट गुण है। जटिल पादपों क्या है? विशिष्ट गुण है, जिसने स्थलीय वातावरण, जो आपका स्थलीय वातावरण में क्या है, जमीन पर, उनके अस्तित्व को संभव बनाया। कौन? आपका संवहनी ऊतक, वस्कुलर टिश्यू, जो कि जाइलम फ्लोएम होते हैं, जो कि क्या होते हैं? जाइलम फ्लोएम होते हैं, संवहनी ऊतक। समझ गए ना बात को? चलिए अच्छा, सरल अस्थायी ऊतक के भी तीन प्रकार होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता? वही बात हो गया, फ्लोएम करता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये तो वही क्वेश्चन हो गया, रिपीट है, देख लिया ना इसको हमने, इसको देख लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ये कौन सा श्वसन से संबंधित है क्या? देखता हूँ। सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। तो मैंने ये बता दिया था आपको, ऊतक में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति, बिल्कुल सही बात है। गतिशीलता की अनुपस्थिति, पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषण करते हैं। श्वसन के दौरान पादप O2 मुक्त करते हैं। देखिए कह रहा है कि क्या इसमें पूछ क्या रहा है, कौन कौन सा इसमें सामान्यतः प्राणियों की, इसका मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण इसमें क्या है? मुख्य कारण इसमें हो जाएगा कि सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब हम जो है, मतलब हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है और पौधों को कम ऊर्जा आवश्यकता होती है। लेकिन क्यों?
मतलब क्या कारण है कि पौधों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो सिंपल सी बात है, ऊतक में बड़े अनुपात में मृत कोशिका होती है, मृत कोशिका होती है और वो गति नहीं करते हैं। पौधे गति करते हैं क्या? इन्हीं दोनों के कारण जो है इनको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ए और बी, ए और बी, ए और बी, ऑप्शन बी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, हम लोग क्या है, गति भी करते हैं तो हम लोग को ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चालनी नलिका किस में पाई जाती है? अभी जस्ट हमने बताया है चालनी नलिका किस में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है आपका फ्लोएम में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? फ्लोएम में पाई जाती है। ठीक है ना, फ्लोएम नली कोशिका। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसमें ईजी नहीं दिया है, थोड़ा सा इसमें ईजी नहीं दिया, घुमा दिया। अब देखिए यहाँ पर सब लोग घूम जाएगा। यहाँ पर कह रहा है फ्लोएम नली कोशिका में, फ्लोएम सहचर कोशिका में, फ्लोएम तंतु कोशिका, फ्लोएम पेरेन्काइमा कोशिका। कह रहा है चालनी पट्टिका इस देश में पाई जाती है। देखो भाई, तंतु और पेरेन्काइमा कभी नहीं होगा। हालांकि ये चारों फ्लोएम का ही पार्ट है, लेकिन तंतु और पेरेन्काइमा कभी नहीं होगा। आप लोग फंसेगा ए और बी में। भाई चालनी पट्टिका सीव ट्यूब्स पूछा है तो फ्लोएम नली में पाया जाएगा। देखो सहचर क्या, वही सहचर क्या, कंपेनियन सेल, जिसको सहकोशिकाएं बोलते हैं, सहकोशिकाएं बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि सहकोशिका जो है वो चालनी नलिका के साइड में पाया जाता है, जो चालनी नलिका को मदद करता है भोजन को पहुंचाने में। समझ गए ना बात को? चालनी नलिका के साइड में, मान चलिए आपका चालनी नलिका का ट्यूब है, नली है, इसके साइड में पाया जाएगा आपका सहचर कोशिका या सहकोशिका, इंग्लिश में सह कंपेनियन सेल कहेंगे। ठीक है ना। तो इसका आंसर फिलहाल क्या होगा? फ्लोएम नली कोशिका में होगा। अगर पूछता कि सहकोशिका की स्थिति क्या है तो क्या बोलते हैं, चालनी नलिका के बगल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है? देखिए कभी कभी क्या होता है कि आवाज़ वगैरह बहुत आने लगता है, इसलिए वीडियो को हमें रुकना पड़ता है, फिर से करना पड़ता है ना, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लग जाता है, कोई बात नहीं। पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु, देखिए संग्रहण हेतु का मतलब क्या हुआ? संग्रहण का मतलब क्या हुआ? जमा करना। यानी कि पादप का जो बेकार पदार्थ है उसको कहाँ कहाँ जमा कर सकते हैं। तो मैंने बोला था कि पादप का जो रिक्तिका है, जिसको रसधानी बोलते हैं, वहाँ भी जमा कर सकते हैं, रिक्तिका में भी जमा कर सकते हैं, पत्ते में भी जमा कर सकते हैं, तने में भी जमा कर सकते हैं, और कहाँ जमा कर सकते हैं? पुराने जाइलम में, पुराने जाइलम में भी जमा कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ हम पौधे के जो बेकार पदार्थ होते हैं, गोंद, टेनिन, रेजिन, लेटेक्स, उसको हम जमा कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं, रक्षक कोशिकाएं, ये तो बिल्कुल नहीं होगी, ये तो हमारा रंध्र का पार्ट होता है। फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम होगा ही नहीं कभी। वास्तविक और उल्टा, ये क्या दिया है? ये तो कुछ अलग ही दे दिया है। वास्तविक और उल्टा, ये कुछ मतलब कुछ से कुछ दे दिया ऑप्शन ये है भाई, ये तो कुछ से कुछ दे दिया। ये मूल रोम, मूल रोम, मूल रोम क्या भाई? मूल रोम का मतलब तो जड़ होता है। मूल रोम का मतलब तो जड़ होता है। ये तो बिल्कुल भी कुछ हो ही नहीं रहा है। ऑप्शन कुछ से कुछ दे दिया इसमें तो। वास्तविक उल्टा बताओ भाई, क्या ऑप्शन दे दिया इन्होंने? कुछ से कुछ लिख दिया इन्होंने। ये क्वेश्चन देखिए, इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, या तो रिक्तिका हो सकता है, या पत्ते, तने, या पुराने जाइलम। चारों ऑप्शन में से कोई भी नहीं हो सकता है ना। ये हमारा ऑप्शन इसमें इन्होंने गलत दिया है ना। इसका आंसर कुछ भी नहीं होगा इसमें, चारों ऑप्शन इसका गलत है। आंसर जो होगा इसमें पुराने जाइलम, इनमें से कोई भी रहेगा, रिक्तिका, तने, पत्ते, पुराने जाइलम, इनमें से कोई रहेगा तो आंसर होगा। समझ गया ना। लेकिन ये चारों ऑप्शन जो इसमें कुछ से कुछ एकदम बेकार ऑप्शन दे दिया। ठीक है ना। तो आंसर क्या क्या होना चाहिए मैंने आपको बता दिया, इसमें ऑप्शन कुछ से कुछ अलग दिया। चलो इसमें देखते हैं, पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर डैश में संचित होते हैं। देखो वही क्वेश्चन वापस आ गया, तो पुराने किस्म, पुराने जाइलम में होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डैश रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया गया। एपेक्स का मतलब क्या होगा? वही साथियों जो आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जिसको बोलते हैं शीर्षस्थ। मैंने बताया था ना कि जो आपका विभज्योतक होता है वो 3 प्रकार का होता है। विभज्योतक 3 प्रकार का, शीर्षस्थ, अंतर्वेशी, और आपका वो कौन होता है? पार्श्वस्थ होता है। तो डैश रूट एपेक्स के लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया गया है। तो कौन भाई? वही बात, सीधा बात से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभाजित होने से रूट एपेक्स बनता है, उसी का पार्ट है ये। नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक काफ़ी कठोर होता है? कठोर होता है यहाँ पर ना, ये कठोर लिखा गया है, कठोर और दृढ़ बनाने के बनाता है। तो मैंने बताया था कि जो साथियों जो आपका अस्थायी ऊतक है, अस्थायी ऊतक वो कितने प्रकार के होते हैं? अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के, एक होता है सरल, एक होता है आपका जटिल। तो सरल जो होता है ये 3 प्रकार के, एक पेरेन्काइमा, एक कोलेनकाइमा, एक आपका स्क्लेरेन्काइमा। तो जो स्क्लेरेन्काइमा है ये क्या होते हैं? इसकी कोशिका मृत होती है, नुकीली होती है, और ये इसमें क्या होता है साथियों? ये किसी भी पौधे को कठोर बनाने के लिए जिम्मेवार है। जैसे कि नारियल का छिलका कितना कठोर होता है, जूट, पटसन, जो रेशे वाले पौधे होते हैं उन सब में स्क्लेरेन्काइमा पाया है। तो क्या होगा हमारा? स्क्लेरेन्काइमा। हिंदी में क्या बोलते हैं? दृढ़ ऊतक। पेरेन्काइमा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मृदु ऊतक। इसकी कोशिका जीवित होती है,
समझ गए ना, गोल होती है अंडाकार, इसकी कोशिका क्या जीवित होती है और अंतरकोश के स्थान इसमें थोड़ा सा होता है। कोलन कामा क्या होता है मेरे भाई, अच्छा पेरन कामा का मेन काम क्या है, इसका मेन काम है भोजन को पैकेजिंग करना, समझ गए ना। और जिस प्रकार के पेरन कामा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा उसको हरित ऊतक कहेंगे, और जिस प्रकार के पेरन कामा में थोड़ा सा वायु गुहिका पाया जाएगा उसको वायु ऊतक कहेंगे। जो जलीय पौधे होते हैं उसमें ये आपको देखने को मिलेगा। और कोलन कामा जो होता है मेरे भाई, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थूल कणोतन, ये पौधे को यांत्रिक सहायता देने में मदद करता है। और कोलन कामा की जो कोशिकाएं होती है इसके कोनों पर क्या होती है, कोनों पर थोड़ा सा अनियमित ढंग से मोटा होता है पेक्टिन के जमाव के कारण, ठीक है ना। और इसके बीच अंतरकोश के गैप बिल्कुल भी मतलब थोड़ा सा होता है। और जो आपका स्क्लेरन कामा उसके कोशिकाओं के बीच अंतरकोश के स्थान तो बिल्कुल नहीं होता है, मैंने सारा आपको बताया हुआ था, ठीक है ना। चलिए सबका काम भी मैंने आपको देख लिया। एक क्वेश्चन देखिए कितना क्वेश्चन हम कर लिए। जालम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी ये पौधे में जल और खनिज के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर जाएगा वाहिनिका और वाहिका, क्योंकि जालम मृदु तक तो क्या कहिए तो पैकेजिंग का कार्य करता है, मृदु तक जहाँ आ गया वो पैकेजिंग कार्य करेगा। ये कह रहा है कि जल और खनिज लवणों के परिवहन, मैंने चारों के काम भी बताए, जालम के 4 पार्ट, चारों के काम भी बताए हैं मैंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें ज़्यादा समय लेंगे नहीं। कह रहा है कि पेरन कामा के बारे में क्या सही है। मृदु तक पौधे में समानता है, मृदु तक पौधे में सामान्यतः पाए जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक है, बिल्कुल हम जानते हैं। कुछ पौधों में इसे हरित ऊतक और वायु ऊतक क्यों कहा जाता है, देखो अभी जस्ट बताएं। जिस पौधे के पेरन कायमा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, हरित ऊतक। और जिस जलीय पौधे में उसके वायु गुहिका पाई जाएगी, उसके पेरन कायमा में वायु गुहिका पाया जाएगा उसको वायु ऊतक बोलेंगे। तो देख लेते हैं, हरित ऊतक इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, और वायु ऊतक इनमें वायु अवकाश में होते हैं और ये तैरने में उनके सहायक। बिल्कुल सही, हमारा ऑप्शन यही हमारा करेक्ट दिख रहा है, सारा चीज़ सही बोल रहा है। और दूसरा देखते हैं, हरित ऊतक यह पौधों को सहारा देते हैं, वायु ऊतक इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में, ये गलत है। हरित ऊतक इसमें वायु अवकाश होते हैं, ये तैरने में उनकी सहायता करते, गलत। वायु ऊतक या यांत्रिक सहायता, गलत। हरित ऊतक इनमें वायु अवकाश, गलत। ऑप्शन यही दिख रहा है भाई, हरित ऊतक है तो वो क्या प्रकाश संश्लेषण में मदद करेगा, और जो वायु ऊतक है वो क्या जो जलीय पौधे को तैरने में मदद करेगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। मतलब वही मैंने जस्ट बताया था अभी स्टार्टिंग में ही कि जो आपका कोशिका विभाजन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक समसूत्री विभाजन, एक अर्धसूत्री विभाजन। एक ससूत्री विभाजन भी होता है, लेकिन अभी फिलहाल 2 ही समझिए, अर्धसूत्री और समसूत्री। दोनों मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, क्या होता है समसूत्री, क्या होता है अर्धसूत्री। तो अर्धसूत्री के बारे में क्या सही नहीं है वो पूछ रहा है इसमें। कह रहा है अर्धसूत्री 2 चरणों में होता है, बिल्कुल सही बात है। पहले क्या होगा कि एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगा, और फिर इस 2 से फिर इस 1 से 2 बनेगा, फिर इस 1 से 2 बनेगा, फाइनली 4 कोशिका बनता है। बिल्कुल सही है, 1 चरण यहाँ हुआ, 1 चरण यहाँ, 2 चरणों में संपन्न हुआ। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणाम कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है, बिल्कुल गलत है। 2 गुनी नहीं होती है, क्या होती है मेरे भाई, 2 गुनी नहीं होती है। ये क्या होती है आपके, फाइनली ये अगुणित होती है। 2 गुणित किस में होती है पता है, 2 गुणित किस में होती है, जो आपका होता है 2 गुणित किस में होगा, समसूत्री में होगा, तो यही गलत है। सी नंबर का अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोशिकाओं के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं। कहने का मतलब है आपको पता है कि जनन कोशिका में ही जो है मदद करता है अर्धसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन किस में मदद करता है, वो आपका दैहिक कोशिका विभाजन में मदद करता है, यानी कि दैहिक विकास में मदद करता है। तो ये कह रहा है अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोशिकाओं के जीन, मतलब कि जैसे कि जनक कोशिका क्या हो गया, पुरुष में जनक कोश हो गया, जनन कोशिका हो गया आपका शुक्राणु, और मादा में अंडाणु। तो जब दोनों मिलते हैं उनसे जो संतान पैदा होती है, तो उस संतान में क्या होते हैं, इन दोनों जनकों के जीन को क्या होते हैं, मिश्रित हो जाते हैं। जैसे कि हमारा जीन जो है वो माता पिता का दोनों का गुण हमारे जीन में है कि नहीं, तो वही मिश्रित हो गया है, ठीक है। तो ये भी सही है। जनन ग्रंथि में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है, बिल्कुल सही है। जनन में आपका अर्धसूत्री होता है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, गलत पूछा था, ऑप्शन बी गलत है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है इधर देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं, देखिए पौधों को संरक्षित रखना। अब भाई हमारा जो त्वचा है, हमारा जो त्वचा बाहर का, अगर मान चले हमारा बाहर का त्वचा नहीं रहे तो हमारा आंतरिक अंग सुरक्षित रह पाएगा, नहीं सुरक्षित रह पाएगा। तो उसी तरह से पौधे का जो बाह्य त्वचा है उसको भी उससे आंतरिक अंगों की सुरक्षा हो रही है उसके बाह्य त्वचा से। तो ये तो बाह्य त्वचा कार्य है।
दूसरा कह रहा है कि रोम की सहायता से वायु की स्थिर रोधन परत तैयार करना। सीधी सी बात है मेरे भाई, इसकी यानी कि त्वचा जितना मजबूत रहेगा वायुरोधी वो उतना ज़्यादा होगा। तो ये भी इसका काम है। कह रहा वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना। देखो वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना ये भी कार्य है। प्रकाश संश्लेषण करना ये इसकी बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है, ये इसकी बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। समझ गए बात को? प्रकाश संश्लेषण करना बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। जो वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना है ये आपका जो क्या है, रंध्र के माध्यम से बाहर आता है, तो त्वचा का ही पार्ट है ना। किसका पार्ट है? त्वचा के पार्ट है ना। तो प्रकाश संश्लेषण बाह्य त्वचा कोई कुछ कार्य नहीं है। तो ऑप्शन हमारा क्या है? डी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? चलिए अच्छा, और भी क्वेश्चन यहाँ पर है। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? देखिए आपको पता है कि मैंने बताया था कि पादप ऊतक कोशिका विभाजन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक आपका विभजोतक, दूसरा आपका क्या होता है? दूसरा आपका होता है अस्थायी ऊतक। तो विभजोतक क्या होता है? जिनमें कोशिका विभाजन की क्षमता होती है, और अस्थायी ऊतक क्या होता है? जिनमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती है। तो अस्थायी ऊतक का निर्माण जो है वो विभजोतक से ही होता है, कोई अलग से नहीं बनता, वो विभजोतक से ही बनता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? विभेदन। विभेदन मतलब अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया क्या कहता है? विभेदन। विभेदन मतलब हो गया, विभेदन का मतलब क्या हो गया कि एक तरह से सेगमेंट हो गया, पूरा बॉडी पार्ट बट गया, अंग विकसित हो गया पूरा पौधे का, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? विभेदन आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका होता है कि डैश की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से क्या है? मोटी होती है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है ना, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। डैश की कोशिकाएं कोनों पर क्या होती है? अनियमित रूप से मोटी होती है। देखिए मैंने आपको बताया था कोलेनकाइमस का आंसर हो जाएगा। कोलेनकाइमा की जो कोशिका होती है मेरे भाई, कोलेनकाइमा कोशिका होती है, इसके कोशिकाओं के बीच कम गैप होता है थोड़ा सा। इसके कोशिका के बीच क्या होता है? थोड़ा सा कम गैप होता है। गैप होता है लेकिन बहुत कम, ना के बराबर गैप होता है। समझ गए ना? पैरेन्काइमा में थोड़ा सा गैप होता है ज़्यादा करके, और कोलेनकाइमा में थोड़ा सा गैप होता है, और इसके बाद जो आएगा स्क्लेरेनकाइमा, उसमें तो बिल्कुल गैप नहीं होता। तो ये जो कोलेनकाइमा है ना, इसकी कोशिकाएं जो कोनों पर क्या होता है? मोटी होती है अनियमित रूप से। किसके कारण? पेक्टिन के जमाव के कारण। बताया था मैंने, जो स्थूल कोनों तक की कोशिकाएं होती है कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है पेक्टिन के जमाव कारण। तो वही पूछ रहा है, तो इसका आंसर स्थूल कोनों तक हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही था मेरे भाई। ठीक है ना, इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन अब करना भी नहीं है। इतना क्वेश्चन कर लियो, अब एक भी क्वेश्चन कोशिका और ऊतक से बाहर नहीं जाएगा। समझ गए ना बात को? अब जो क्वेश्चन बहुत है लेकिन सारा वही इजी वो करने से कोई फ़ायदा है नहीं। समझ गए ना? तो उम्मीद है कि यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो अपना कमेंट प्यारा सा एक ज़रूर डाल देना, ताकि हम नेक्स्ट क्लास के लिए मोटिवेट रहें। और क्या ही बोले ज़्यादा, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं।